क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में हम? कुंभा पढ़ रहे थे। चलो सुना दो थोड़ा सा पुराना। कुंभा के पिता का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? सौभाग्यवती परमार। संरक्षक कौन था? कुंभा ने किसको मार के पिता की हत्या का बदला लिया? ये जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? तो कुंभा के दरबार में किसका प्रभाव बढ़ गया? रणमल सिसोदियों के कौन से नेता को मरवा दिया? कौनसाबाई ने वापस किसको बुलाया? और रणमल को किसकी सहायता से मार दिया गया? रणमल के बेटे जोधा ने कहा शरण ली? जोधा कुंभा के बीच कौन सी संधि हुई? इस संधि द्वारा जोधा को वापस क्या दे दिया गया और क्या सीमा बना दी गई? जोधा की कौन सी राजकुमारी? उसका विवाह कुंभा के सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? किस किस के बीच में हुआ? कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट कहाँ का राजा था? दोनों अपने साम्राज्य का। और कुंभा के पिता के हत्यारों को किसने शरण दे दी थी? और महमूद खिलजी के कौन से विद्रोही को कुंभा ने शरण दी? और उमर खान ने कहां पर कब्जा कर लिया था? इस युद्ध में किसकी जीत हुई? जीत की याद में क्या बनवाया गया? विजय स्तंभ। नागौर में उत्तराधिकार संघर्ष किस किस के बीच में चल रहा था? शम्स खां और मुजाहिद खान। कुंभा किसका साथ देता है? शम्स खां का। शम्स खान बगावत करके कहां चला जाता है? गुजरात का राजा कौन था? तो कुंभा ने किस किस को हराया? चांपानेर की संधि कब हुई? 1456। किस किस के बीच में? कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी। महमूद खिलजी कहां का राजा और कुतुबुद्दीन शाह, दोनों का क्या उद्देश्य था? दोनों एक साथ कौन से युद्ध में हार के गए? सहसमल देवड़ा कहां का राजा था? किसने हरा दिया उसको भी? कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया, उसके और क्या क्या नाम थे? विजय स्तंभ कब से कब के बीच बनाया गया था? उसकी ऊंचाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? कितने मंजिल का है? कौन सी मंजिल में मूर्तियां नहीं? पांचवी मंजिल में क्या है? उनके नाम बताइए। तीसरी मंजिल में क्या है? कितनी कितनी बार? 9 बार। कौन सी भाषा में? उसकी प्रशस्ति किसने लिखी थी? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। क्या क्या जानकारी देती है हमें? विजय साहित्य निर्माण कार्य और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? जेम्स इसकी तुलना किससे करता है? फर्ग्यूसन किससे करता है? ये राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर ये किस किस का प्रतीक चिन्ह है? अभिनव भारत किसका संगठन था? कुंभा ने कितने में से कितने किले बनवाए? ऐसा कौन सी बुक में लिखा हुआ है? वीर विनोद किसकी बुक है? कुंभलगढ़ कौन से जिले में? ये मेवाड़ की कैसी राजधानी है? ये मेवाड़ मारवाड़ का। इसका वास्तुकार कौन था? मंडन। और जम्स्टोड इसकी तुलना किससे करता है? एड्रोस्कन। किससे करता है? एड्रोस्कन के साथ करता है। इसकी जो परकोटे की लंबाई है वो कितनी है? कितने घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं? ऊंचाई के बारे में अबुल फजल क्या कहता है? क्या गिर जाती है? पगड़ी। सबसे ऊंचा भाग क्या है इसका? उसमें खुद कौन रहता था? और ये इसे क्या कहा जाता है? इसकी प्रशस्ति किसने लिखी थी? और इसमें कुंभा को क्या बताया गया? धर्म एवं पवित्रता का अवतार, कारण एवं भोज के समान। इतनी बातें बड़ी। चलो आगे। हाँ, विक्ट्री टावर में उसमें कीर्ति टावर लिखो। हाँ, दोबारा एक कीर्ति टावर। क्या बोलेंगे और? जैसे क्या ले सकते हैं अंदर, बताओ आप। हाँ, जैसे मेरा नाम राजवीर है पर मैं मास्टर हूँ। एक सनी देओल का बेटा, उसका नाम भी राजवीर है पर वो मास्टर नहीं है। हाँ, नेट नहीं देखना तो मैंने क्या कहा था? विकिपीडिया पे बहुत उल्टी पुल्टी बातें हैं। क्या बात करते हो सच में? हाँ, अच्छा चलो। नहीं देखो मैं बताऊं, वास्तव में मेवाड़ का मतलब ही उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला पोर्शन था। धीरे धीरे उसमें हिस्से जुड़ जाते हैं,
आज हम राजसमंद कहते हैं, तो राजसमंद उदयपुर से अलग होके बना जिला है ना। किसी टाइम में तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ था। सीवी एक जाति थी, उन क्षेत्रों में वो रहा करती थी। आगे सीवी जनपद अलग से और पढ़ेंगे तब मैं अलग से और बता दूंगा। चलो, कुंभलगढ़ में और कितने किले? कुंभलगढ़ में कितने किले हैं? कटारगढ़ एक महल है। महल, एक महल है, उसका नाम क्या है? कटारगढ़। ऐसे उसमें कई महल है, बादल महल है, कई और महल है। हाँ हाँ, पूछो टोपी वाले भैया। उसके कारण कहाँ युद्ध हुआ? हम्म, होता है, पहले भाइयों भाइयों में नहीं बनती, फिर बनने लग जाती है। एक बार सरपंच के चुनाव में अपने दूसरे की तरफ होते हैं, अगली बार दूसरे की तरफ होते हैं। खूब सारे केस होते हैं ऐसे तो। और बता। बस चलो। हाँ, जोधा जब घायल होके आया था। हाँ, पर इसका मतलब है कि वो जो जीत लिया उसने, उसको वेरीफाई कर दिया गया, मान ली गई वो बात, है ना। मंडोर जीत लेता है वो। मंडोर जीतने के बाद संधि हो रहा, पहले एक तो मैंने जीत लिया, फिर कुंभा ने कह दिया हाँ भाई तुम्हारा ही है, तुम रखो इसको, कि वापस लड़ाई वड़ाई नहीं होगी अब आगे। हाँ, सर मस्जिद, मजार, दरगाह और मकबरे में क्या अंतर होता है? मकबरा तो कोई एक्सपायर हो जाता है कोई, तो उनके जो अंतिम संस्कार करते हैं वहां पर बनाते हैं, वो तो होता है मकबरा। जो संत हुआ करते थे, उन संतों की जो समाधियां होती है, उनको बोलते हैं दरगाह या मजार। मस्जिद जैसे हिंदुओं का मंदिर होता है, भगवान का घर है वो मस्जिद। पढ़ाऊं आगे? चलो, अगले अगले किले लिखते हैं, थोड़े किलों के नाम और लिखते हैं। 84 में से कितने बनवाए थे? 32। हाँ, कौन है तुम बताओ, पहला राणा कौन था? मेवाड़ में पहला राजा कौन बना इसने राणा लगाया? वो मेवाड़ का राजा था। हाँ, ऐसे नहीं पूछ सकती ना तुम कुछ भी। हम किसका इतिहास पढ़ रहे हैं? वो नेपाल का राजा है, नेपाल का इतिहास थोड़ी सिलेबस में। नहीं, इतना यूं दिमाग नहीं लगाना अपने फालतू में, काम काम की चीजों में दिमाग लगाना। चलो, एक किला लिख लिया था हमने, कुंभलगढ़। अगला लिखो एक अचलगढ़। सिरोही में जगह पड़ती है अचलगढ़। किला पुराना था, किसी टाइम आबू पर परमारों का राज था। किसका राज था? आबू पर परमारों का राज हुआ करता। आबू वाले परमारों ने किला बनवाया था अचलगढ़। किसने बनवाया? परमारों के बाद यहाँ आबू वाले इलाके मतलब सिरोही में राज हो गया देवड़ाओं का। किसका हो गया? सहसमल देवड़ा, ये पढ़ रहे हैं देवड़ा आगे। और मैंने बताया था सहसमल देवड़ा के टाइम में कुंभा ने सिरोही साइड में कब्जे कर लिए थे, तो अचलगढ़ के किले पर कब्जा कौन कर गया? कुंभा। किला पहले से पड़ा है, किला तो बनाया था परमारों का। किसका था? कुंभा इसका पुनर्निर्माण करवाता है 1452। कब करवाता है? किला किसका बनवाया है? कुंभा ने इसका क्या करवाया? लिख लो। परमारों ने इस किले का निर्माण करवाया था। परमार्स बिल्ड दिस फोर्ट। परमारों ने इस किले का निर्माण करवाया था। परमार्स बिल्ड दिस फोर्ट। परमारों ने इस किले का निर्माण करवाया था। परमार्स बिल्ड दिस फोर्ट। देखो 1452 ईस्वी में, 1452 एडी। 1452 ईस्वी में, 1452 एडी, कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। कुंभा रीबिल्ट इट। कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। कुंभा रीबिल्ट इट। पुनर्निर्माण सही लिख।
तो सही है, हैं? कितने रह लगाए ऊपर तूने? ये क्या है? एक, दो, तीन हो गए। दोबारा लिख। अब सही है, पक्का? तू बता। तू तो 1.5 से है तो, हम्म, गलत। हाँ, और बता, और पुनर्निर्माण अंग्रेजी, अंग्रेजी वालों को ठीक है। मैं बोल रहा हूँ पुनर्निर्माण, मैंने पुनर्निर्माण थोड़ी बोला। हाँ, ये पुनर्निर्माण है। नहीं तो मैं पुनर् बोल रहा हूँ। हाँ, अल्लाह रहम करे तुम लोगों पे। भाई, पू न रे नी रे माण, जहां बोला जाता है उसे आगे लिखा जाता है। पू न रे यहां बोल रहे हैं, लिखेंगे यहां। नी रे बोल यहां रहे, लिखेंगे यहां। ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब पहले बोला जाएगा, नीचे लगा हुआ है मतलब। ये कहां बोल रहे हो? यहां? ये कहां बोल रहे हो? तो लिखते समय ध्यान दिया करें, जैसा हम बोलते हैं वैसा हम लिखें। तो कई तो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे। कईयों को लगता है ऊपर करने तो दो हैं, अब कैसे करें। और ये तो मुझे बड़े क्यूट लगते हो आप, जो ये लिखते हो। तुम्हारे तो मेरे सिर पे हाथ फेरने का जीव करता है कि तुम्हें पता है अपने को लिखना आता। बड़ो साइड में रहो अपने, रह लगाऊंगा ही नहीं मैं बिंदी लगा के काम चला दूंगा। जैसे बोलते हो वैसे लिख लिया करो, कि यूं लिख लिया करो, पू न रे नी रे मा न। अब अपने को बताइए, दो है, ये दो चेंज करने हैं, एक यहां लग जाएगा। दो चार बार हैबिट में लाओगे, सोच सोच के लिखोगे तभी लिखा जाएगा, वरना ये सेम आप कहीं और लिखते है ना। और मैं कहता हूं, कोई कहता है कि सर हिस्ट्री में क्या फर्क पड़ता हो गया। हिस्ट्री पढ़ने वाला जब पढ़ता है इरिटेट होता है ना, उसको लगता है ना, क्या मतलब इसको ये नहीं लिखना आ रहा, ऐसे कैसे लिख सकता है। और वो चूंकि कॉपी चेक करने वाला बंदा जो है वो कोई प्रोफेसर सर है, 60 साल की उम्र खाई है, उनको ये लिखना आता है, उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि यार इसको पुनर्निर्माण लिखना नहीं आ रहा। तो एक दो बार हम इस प्रकार की चीज लिखते हैं। वो पुनर्निर्माण में नंबर काट नहीं सकता, किसी सही क्वेश्चन में नंबर काट लेता है। मैंने तो रिस्क नहीं दूंगा, इसको पुनर्निर्माण भी लिखना नहीं आता है, इसलिए जो भी लिखे उसको मन में सोचे, सोच के बाद में लिखे। आई बात समझ में? और एक तो और अच्छी बात बताऊं मैं, आप ये सब लोग, मैं सारे बच्चों में ये समस्या देखता हूं, आप सारे बच्चे भी ये बात करते रहते हो। कोशिश करें कि कभी उन शब्दों का प्रयोग ना करें लिखते समय जो टीचर बोल रहा है ना। कि जैसे मैंने लिखवाया कि कुंभा ने महमूद खिलजी को हरा दिया, आप कोशिश करें आप लिखे कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित कर दिया, है ना। चेंज कर दें, कुंभा ने महमूद खिलजी को मात दी, कुंभा ने महमूद खिलजी को शिकस्त दी, कुंभा ने महमूद खिलजी को जीत लिया, महमूद खिलजी कुंभा द्वारा हरा दिया गया, महमूद खिलजी को कुंभा ने हरा दिया, महमूद खिलजी को कुंभा ने पराजित कर दिया। कितने प्रकार से सेंटेंस फ्रेमिंग है। पर आप एक लाइन में स्टीरियोटाइप हो जाते हो, इससे क्या है, इससे समस्या ही होती है। अब आप सारे बच्चों को, मैं तमाम बैच में देखता हूं, आपका एक ही बात पे ध्यान रहता है कि सर जो बोल रहे हैं वो लिखना है, इसके अलावा आसपास की बात पर तुम्हारा कोई भी ध्यान है नहीं। इसलिए मैं कई बार लिखवाता हूँ कुंभा ने महमूद खिलजी, पहले मैं समझाता हूँ पूरा ना, देखो सारंगपुर का युद्ध है, ये इधर से अटैक कर रहा है, ये इधर से कर रहा है, ये उमर खान है, ये चाचा मेरा, पूरी बात बताता हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सीधा लिखवा के बोल गया हूँ, पहले मैं बताता हूँ, कहानी बताता हूँ, लिखता हूँ बोर्ड पे, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ। आपको सारा समझ आ गया कि एक सारंगपुर का युद्ध है, इस युद्ध के अंदर ये कारण है, कुंभा महमूद खिलजी लड़ रहे हैं, कुंभा जीत रहा है, जीत के आदमी क्या बना रहा है, विजय स्तंभ। पहले मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ अब लिखो।
और मैं आप लिखवाना शुरू करता हूँ, मैं कहता हूँ बोर्ड पे उतार लो, आपने लिखा दिया सारंगपुर का, मैंने लिखवा दिया, मैं लिखा इस युद्ध में कुंभा ने महमूद खिलजी को हरा दिया था। आप लिखते हो इस युद्ध में कुंभा ने, इतना लिखते हो, इतने मैं लाइन को इंग्लिश में बोलने लग जाता हूँ, इन दिस बैटल दिस दिस दिस। अब मैं वापस हिंदी की तरफ आता हूँ, मैं वापस लिखता हूँ इस युद्ध में कुंभा ने महमूद खिलजी को, आप वहां तक लिखते हो, मैं वापस इंग्लिश की तरफ आ जाता हूँ। अब आपको भी पता है आगे लिखना पराजित कर दिया, आपको भी पता आगे लिखना हरा दिया, फिर भी आप मेरी तरफ देखते हो, बोल। और मान लो मैं ना बोलूं ना तो स्टूडेंट कहता है सर महमूद खिलजी ने उसके आगे, सर मैं थोड़ा पीछे रह गया, कहां रह गया पीछे, सर कुंभा ने महमूद खिलजी को आगे क्या लिखूं, अगली दिन रोटियां खिलाई। सर ये तो नहीं लिख सकता, तो क्या लिखेगा, सर हराया था, तो लिख ले। वो जो सेकंड का टाइम बचता आपके पास, आप जब खुद लिख लेते हो, इतने में वो लाइन याद हो जाएगी। फिर यदि स्टूडेंट अपने हिसाब से सेंटेंस फ्रेमिंग करता है तो नोट्स जल्दी याद होते हैं। अब आप पूरी एनर्जी इस बात पे लगा देते हो कि नोट्स अच्छे बनाने हैं, पूरी एनर्जी इस बात पे लगा दी आपने कि जैसा सर ने बोला है वैसा वैसा लिखना है ना, ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए। मेरे तो याद है, मैं जब खुद कभी क्लास में बैठता था, मैंने सर ने जो बोला वो लाइन कभी लिखी नहीं, लाइन का मतलब वो शब्द जो थे वो कभी लिखे नहीं। मैंने हमेशा कोशिश की, मतलब 80% मामलों, 20% अपवाद जरूर है, 80% मामलों में कोशिश की कि मैं थोड़ा बहुत ही सही उसको चेंज कर लूं। हाँ कोई मेंस का था, बड़ा आंसर को लिखवा रहे थे, उसमें भाई जल्दी जल्दी में लिख रहा था तो बड़ी जरूर, तो भी दिमाग में हाथों हाथ लगा था कि यार कुछ ना कुछ, कि सर ने कहा कि लिखो स्थापत्य कला, मैं लिख गया निर्माणकारी, है तो बात वही, बनाने तो मकान ही है, अपने को तो पता ही है, मकान ही तो बनेगा और क्या है। सर ने लिखवाया कि मान लो कोई कोई लिखवाया कि लिखो भाई कुंभलगढ़ का किला, आपने खाली लिखे कुंभलगढ़ दुर्ग, दुर्ग किला एक ही तो बात, कहीं लिखा ही नहीं, मैंने गढ़ लिख के छोड़ दिया, गढ़ भी तो वही है, क्यों लिखूं कुंभलगढ़ का किला, रिपीट क्यों करना है, कुंभलगढ़ अपने आप में किला है ना, बस वहीं पे लिख के छोड़ दिया। इससे क्या है, एक तो आप उस चीज पे सोचते हो यार मैंने लिखी है, वरना अब आप केवल ये कर रहे हो, सुन रहे हो लिख रहे हो, सुन रहे हो, आपके जो सोचने की क्षमता है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। इसलिए कोशिश किया करें, जैसे मैं लिखवाता हूं कि इस किले का कुंभा के लिए रणनीतिक महत्व था, और मैं किसके लिए, अरतन सिंह के लिए या अलाउद्दीन खिलजी के लिए, अलाउद्दीन खिलजी लिखा जाए, इस किले का अलाउद्दीन खिलजी के लिए रणनीतिक महत्व था। मैं अर्थ भी बताता हूँ कि देखो रणनीति का मतलब युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्यों लिखो रणनीतिक मतलब, आप लिखो ना युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अच्छा, मैं क्या आजकल मैं चालू हो गया थोड़ा इस मामले में, मेरे नोट्स हैं जो मार्केट में इधर उधर चलते रहते हैं स्प्रिंग बोर्ड वाले, उनमें मेरा किसी बीच में लिखा है सामरिक महत्व था, क्या था, जिस बच्चे के नोट्स थोड़े से पढ़े हुए हैं, मैं जैसे कहता हूं इस किले का, वो कहता सामरिक महत्व था, लगता है यार ये नोट्स में लिखा हुआ था, अपनी तरफ से सोच ले यार, समर का मतलब युद्ध, इसलिए मैंने आप वाले बीच में सामरिक लिखा ही नहीं, और लिख रणनीतिक, ताकि जिसने पढ़ भी रखा है वो वापस दिमाग तो लगाएगा कि नहीं समर और रण एक ही होता है, समर का मतलब भी युद्ध, रण का मतलब भी, अपनी तरफ से लाइन लिख लो कि इस किले का अलाउद्दीन खिलजी के लिए युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, और चेंज कर दो इस किले का बाहरी आक्रमणों की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, कुछ भी लिख सकते हैं ना, इससे क्या होगा, एक तो हमारी लेखन शैली सुधरती है, हमारे दिमाग में नए नए विचार आते हैं, और हम ना इंडल्ज रहते हैं, एनी टाइम क्लास में रहते हैं फिर, वरना अब क्या होता है, अब जब मैं जैसे हिंदी से बोल के इंग्लिश में जाता हूं, तुम आराम से इधर उधर गाँव चले जाते हो 5 1 मिनट, छुट्टी कितनी तारीख से करेंगे कोचिंग वाले, पुराने बैच है वो तो कह रहे हैं कि 20 1 दिन की कर दे तो ठीक है, महीने की छुट्टी कर दे तो ठीक है, तुम्हें लगता है अभी अभी नई नई फीस दिए कि ना ना नहीं करे तो भी ठीक है, दिवाली की तो 2 दिन दिए जला लेंगे, खूब सारे हैं, ज्यादा छुट्टी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने अभी भी फीस दी है ना, और उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, पुराने बेच वालों को पता है कि दुनिया पितल दिया है, कुछ ही नहीं पड़ा है, पढ़ाई वढ़ाई ऐसी चलती रहेगी, अपने छुट्टियां ले ली जाए, तो आप क्लास में नहीं रह पाते हैं, आप क्लास में तभी रह पाएंगे जब आपका दिमाग भी साथ साथ में काम करेगा। इससे एक चीज और होगी, इससे घर पे जाके जब आप याद करोगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा जितना अब लगता है। मैं कहता हूं यदि आप 2 घंटे यहां लिख के गए और इसको वापस याद करने में 2 घंटे लग रहे हैं, इसका एकमात्र मतलब आप क्लास में थे ही नहीं। यदि वापस 2 घंटे ही लग रहे हैं ना पूरे के पूरे, इसका मतलब क्लास में नहीं थे आप, ये मतलब बस सर बोल रहे थे आप उतार रहे थे, वो तो यार कोई कर लेगा। मैं कहता हूं उसमें आप क्या, किसी ऐसे बच्चे को लाके बिठाया जाए जो 11th क्लास में पढ़ता है, 9th क्लास में पढ़ता है, वो ना उतार लेगा,
जिसको लैंग्वेज लिखनी आ गई, 8वीं के बाद का कोई बच्चा इसको ये शब्द पकड़ में आ गए। भाई छोटे बच्चों को तो मैं बोलूं रणनीतिक, तो वो गए सर रणनीतिक क्या होता है ये तो बताओ। आपको तो आता ही, ये वर्ड तो पता ही है, सामरिक भी पता है, रणनीतिक भी पता है, महत्व भी पता है, तो आप लिख लो। तो फिर कोई बच्चा नोट्स उतार लेगा। फिर उसमें आपकी क्या एबिलिटी है कि आप ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे हो, थोड़ी एक बड़ी उम्र के लोग हो, मेच्योर लोग हो, आरएस की तैयारी करने वाले लोग हो, फिर आपकी क्या क्वालिटी है नोट्स लिखने के अंदर। इसलिए नोट्स हमेशा अपनी भाषा में लिखे जाने चाहिए, अपने हिसाब से लिखे जाने चाहिए। और आप नोटिस करेंगे, मुझे, मेरे अलावा विजय सर आते हैं और मेरे बाद में जितने टीचर आएंगे, हम पहले कोई भी चीज बोर्ड पे लिखेंगे। आप 7-8 दिन हो गए ना आपको आते हुए, 7वां दिन है आज या 6ठा दिन है आपका। आप नोटिस कर लो, मैं का के की को छोड़ के सब कुछ बोर्ड पे लिखता हूं। मैंने रतन सिंह नाम भी बोर्ड पे लिखा है, लेकिन रतन सिंह लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं खाली बोल ही दूं लिख लो रतन सिंह, तो आप मुझे थोड़ी को सर रतन सिंह बोर्ड पे लिखो, आता है आपको भी रतन सिंह। पर मेरा ऐसा मानना है कि जब हम बोर्ड की तरफ देखते हैं फिर उतारते हैं, उससे है ना हमारी ऑडियो वीडियो विजुअल मेमोरी बनती है। केवल सुनी हुई चीजें भी याद नहीं रह पाती इतनी, जितनी देख के सुन के लिखी हुई चीजें। फिर 3 क्रियाएं करते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, फिर हम लिखते हैं। केवल मैं बोलता 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 रहूंगा तो फिर उससे बच्चा है ना क्लास में उतना इंगेज नहीं रह पाएगा। इसमें तीसरी चीज और जोड़ी है कि देखना है, सुनना है, खुद समझना है, फिर लिखना है, तो ज्यादा आ जाएगी अपने आप चीजें, और इतना टाइम मिलता है। आप और नोटिस कर लीजिए, मैं किसी एक लाइन को हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के 6 बार बोलता हूं, वो 3 बार हिंदी में 3 बार इंग्लिश में, तो यकीन मानिए आप पीछे नहीं रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा आपको कि सर हम सोचेंगे इतने में आप आगे निकल जाओगे, सर नोट्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। और यदि मैं आगे निकल गया, आप रोक लेना, आप कह देना कि सर रुको, ये वाला लाइन कंप्लीट करवाओ, मेरी कंप्लीट नहीं हुई, मैं सोचने लग गया था, फिर आगे बढ़ो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 18 महीने का बैच 19 महीने हो जाएगा, 20 महीने हो जाएगा, कुछ ही फर्क नहीं पड़ना। अपने 2 महीने एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, पढ़ाई तो की है, इधर उधर तो नहीं घूमे, 2 महीने ज्यादा पढ़ लिया तो भी कुछ ही नहीं, यही तो हो सकता है। भाई धीमे धीमे लिखवाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा थोड़ा, कोई बात नहीं, न तो हमें दिक्कत है इससे, न कोई आपको दिक्कत होनी चाहिए। पढ़े ही थे, हमने हमारा टाइम वेस्ट किया, पर इससे आपको घर पे जो रिवीजन का समय होता है वो ज्यादा मिलेगा, आपको चीजें याद करने में आसानी ज्यादा रहेगी। इसलिए हर सब्जेक्ट में, इकोनॉमी भी जब लिख रहे हैं तो इकोनॉमी की जो पर्टिकुलर इकोनॉमी की टर्म है, अब भाई वो तो वही लिखनी पड़ेगी, उसमें तो अपने को चेंज नहीं कर सकते कि भाई रेपो रेट है तो अपने क्या लिखनी पड़ेगी, रेपो रेट है ना। मुद्रास्फीति है तो उसको अपने क्या लिखना पड़ेगा, मुद्रास्फीति, उसमें अपनी तरफ से कोई भी चेंज करना नहीं। पर बाकी चीजें तो अपने हिसाब से होता है, गया था, किया था, हुआ था, इस प्रकार की चीजें तो अपने हिसाब से चेंज की जा सकती है ना। अपने हिसाब से चेंज करोगे, दिमाग लगाओगे, इसकी जगह क्या लिखा जाए। मैं जब लिखवाता हूं कि भाई उसने इस किले का पुनर्निर्माण करा, आप लिख लो दोबारा बनवाया, वही तो बात है, पुनः, दोबारा, निर्माण, बनवाया। मैंने अभी बोला, परमाणु ने किला बनवा दिया था, कुंभा इसको दोबारा बनवाता है, 2 लाइन है। आप एक में करो ना, परमाणु द्वारा बनाया गया किला कुंभा द्वारा दोबारा बनवाया गया, और शॉर्ट करो, परमाणु द्वारा निर्मित किला कुंभा द्वारा पुनर्निर्मित किया गया, 2 लाइन एक में लिख गए। पर वो आपको सोच के लिखनी पड़ेगी, ये आप चाहते नहीं। आप चाहते हो देख तेरे को 1 लाख रुपए दिए, पंचायती मत कर, बोल और लिखा, एक एक शब्द तू बोलेगा तभी हम लिखेंगे। हमारा ही दिमाग लगाते तो तेरे को रुपए क्यों देते रहे, ये नहीं करना भाई, इसमें तेरा घाटा मेरा, याद रखोगे ना बात, है ना। तो नोट्स हमेशा अपने हिसाब से बनाने, नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आपके पड़ोसी से आपके शब्द ना मिले। इसका मतलब ये भी नहीं है कि पड़ोसी ने कुंभा लिखा आप संगा कर दो कब मिलने तो नहीं दूंगा सर, मैं एक बार मौका दो आप, यदि ऐसा कर सकता हूं मैं राधा चेंज कर दूंगा सर, पद्मिनी, मैं पद्मिनी की जगह दूसरा लिख दूंगा सर। नहीं, वो जो नाम है हिस्ट्री का नाम है वो तो वही रहेगा, जो लैंग्वेज है उसको मैं मेरी तरफ से चेंज कर लूंगा। सर ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपको समझाऊंगा नहीं, और नहीं समझाए तो मास्टर को रोक लिया करो आप, फिर पहले समझाओ फिर लिखो, है ना। तमाम टीचर ऐसा करेंगे, यदि कोई टीचर नहीं कर रहा है, चल मैं कर रहा हूं मुझे रोक ले आओ, मेरे अलावा दूसरा कर रहा है उनको रोक ले ना, सर पहले चीज समझाओ उसके बाद लिखाओ, वरना हमें नहीं लिखनी। 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे पर वो टॉपिक अपने ढंग से समझ में आ जाएगा, और एक टॉपिक को ढंग से समझ में आने का मतलब है आगे कहीं आधा घंटा बच जाएगा, है ना, क्योंकि चीजें सारी जुड़ी भी होती है। कि भाई ये मैं जब शुरुआत में रतन सिंह के वो कारण बताता हूँ कि देखो वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, है ना, तो अब मैं पूरी लाइन लिखवाता हूँ, आगे मैं इस किसी लाइन को खा जाऊंगा, मैं केवल इतना लिखूंगा उसके साम्राज्यवादी नीति, तो मैं जानता हूं, अब मैंने बता दिया साम्राज्य विस्तार क्या होता है, एक जगह लिख के आया था, अब अपने खा जाते हैं, वो मैं 3 मिनट कहीं ना कहीं निकालूंगा।
क्योंकि मेरे को पता है मेरा कोर्स कितने दिनों में क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो मेरे दिमाग में सब ढांचा रहता है। तो मैं जब आपको खाली अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण लिखाता हूँ, उसमें आधा घंटा खा जाता हूँ। तो मेरे को वहां लगता है कि यार ये आधा घंटा यहाँ इन्वेस्ट है मेरा, कि मैं वेस्ट नहीं कर रहा, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज इनका दूसरा दिन है, तीसरा दिन, इनको समझाने जरूरी कारण होते क्या है, कारण कैसे लिखे जाते हैं। आगे जब और कहीं लिखवाएंगे अपने किसी दूसरे युद्ध के कारण लिखवा देंगे कि सांगा और बाबर के बीच में लड़ाई क्यों हुई, वहां अपने समझाने की आवश्यकता है। आपने लिखो लिखो साम्राज्य विस्तार की नीति। आप नहीं तो आप मेरे से पूछोगे सर साम्राज्य विस्तार क्या होता है, आपके समझा हुआ है ना, मुझे दोबारा बताना क्या होता है, मुझे दोबारा नहीं बताना कौन किधर से इधर आ जाता है। आपको बताओगा हाँ राजाओं के खिलाफ बगावत होती थी, इधर वाला इधर आ जाता था, इधर वाला उधर चला जाता, तो वो टाइम अपना बराबर आ जाएगा कहीं ना कहीं, पर आप भी थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बनाओ, अपना दिमाग लगा लगा के बनाने हमेशा नोट्स। तो इससे क्या है, क्लास में तुम्हारे एक्टिवनेस ज्यादा रहेगी, और सबसे अच्छा तो वही बात है, घर पे जाके अब 4 घंटे पढ़ते हो, घर पे जाके वापस इनको 4 घंटे पढ़ते हो, ये टाइम बच जाए। तो अभी क्या शुरू शुरू में तो आपको पता नहीं चलता इन चीजों का, थोड़े दिनों में दिक्कत कहाँ आएगी, थोड़े दिनों में दिक्कत तब आती है कि मान लो मैंने 20 दिन का पढ़ा दिया, और 20 दिन का या 15 दिन पढ़ा दिया, अब जैसे मान लो मंडे को आपको कहते टेस्ट लेंगे, तो आपको पूरे रिवीजन करना है, वो पीछे वाला पूरा रिवीजन करना। शुरू शुरू के टेस्ट में हो जाता है, रिवीजन भी हो जाता है, आप भी नए नए होते हो, जोश होता है, 15 दिन पढ़ा होता है, मैं भी डेली आगे रखते मरवाता हूँ, हो जाता है। अगले 7 दिन बाद 15 दिन हमने कहा इकोनॉमी का टेस्ट हो, ये दो। अब मान लो 1.5 महीने बाद में मैंने या विजय सर ने कहा भाई हमारा सिलेबस खत्म, अब नया मास्टर आएगा, अब हम पढ़ाएंगे आपको पॉलिटी। अब हमने पॉलिटी शुरू कर दी, तो आप घर पे जाके पढ़ोगे पॉलिटी। फिर हम कभी बीच में आपको कहते हैं कि अब हिस्ट्री का टेस्ट है, तो आपको लगता है सर मैं पॉलिटी रिवीजन करूं, घर पे जाके हिस्ट्री पढ़ूं, क्यों? क्योंकि आपने क्लास में पॉलिटी पढ़ी नहीं, क्लास में पॉलिटी लिखी, घर पे जाके पॉलिटी पढ़ी। क्लास में पढ़ें, घर पे केवल याद करें। और कई बच्चों की आदत होती है नोट्स बड़े जमा जमा के लिखना, उन बच्चों को देख के मुझे लगता है इसका एकमात्र उद्देश्य है कि अगली 7 पीढ़ियों के लिए नोट्स का इंतजाम करके जाऊंगा, इतनी अच्छी राइटिंग में लिख के जाऊंगा कि मेरी पीढ़ियां कहेगी कि हे पर पितामह है, यदि तुम ना होते तो हमें बार बार आरएस की कोचिंग करनी पड़ती, और हम नोट्स कहां से लेके आ पाते। ऐसी राइटिंग जो आपके खुद के समझ में जाए, लिख लेनी। कई बच्चे और मुझे बड़े क्यूट लगते हो आप, जो कहते हो यहाँ पे रफ में लिखते हैं, घर पे जाके फेयर करते हैं, है ना, तुम्हारा तो मेरा जी करता है गाल खींच लूं मैं, कितने क्यूट हो तुम सारे के सारे। ये कैसे कर सकते हो यार, तुमको 6 क्लास में पढ़ते हो कि यहाँ पे तो रफ में करेंगे, घर में फेयर करेंगे, यही रफ है यही फेयर है, जो कुछ है अपना यही है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी करने की आवश्यकता। मैं जब उनसे पूछता हूं कि यार ऐसा क्यों करते हो तुम, तो उनके दो होते हैं, एक होता है कि सर इससे 2 बार लिखने से याद हो जाता है। यदि 2 बार लिखने से याद हो, तो आज घर पे जाके अखबार की कोई न्यूज 3 बार लिख लेना, क्या वो याद होती? नहीं होती। इसका मतलब याद तभी है जब आप क्लास में बैठे थे, याद तभी है जब आपने क्लास में ढंग से सुना था, और कोई भी तरीका याद करने का आपका क्लास में ध्यान था, 2 घंटे तक वहीं बैठे रहे आप एक जगह टिक के, इसलिए याद हुआ है। इसमें और किसी की कोई योग्यता, आप लिखने को क्रेडिट मत दीजिए, अपने दिमाग को क्रेडिट दीजिए। दूसरा उसका ये होता है कि सर मेरी राइटिंग खराब है, जब 20 साल में ना सुधरी, तुम्हें लगता है घर पे जाते ही उसमें अलग आ जाएगा? अभी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो खुद के समझ आ जाए, खुद का लिखा हुआ खुद के समझ आ जाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप यहाँ पे लिखते हो घर पे जाके चेक करते हो क्या लिख लाया पड़ोसी कहते हो भाई साहब देखो यार लिखा तो मैंने ही है, पर अब भगवान जाने क्या लिख लाया, है ना। कई राइटिंग के बारे में देखे कहते हैं आला पड़ी जन आप हूं, सूखा पड़ी जन कोई के बाप हूं। आला मतलब गिले गिले थे तब तो खुद से नहीं पढ़े गए, और सूखने के बाद तो कोई बाप भी उसको पढ़े। इतनी बुरी तो अपनी है नहीं, अपनी तो पढ़ ही लेते हैं। एग्जामिनर वाली राइटिंग तो ऐसी होगी आपकी जो आपको ही नहीं समझ में आएगी, कारण कि पेपर इतना लेंदी होता है कि आपकी राइटिंग वैसे खराब हो जाती है। और मैं है, कोई बात नहीं, जिनकी राइटिंग खराब है वो ज्यादा राजी रही है, क्योंकि उनका सिलेक्शन जल्दी होगा। मैंने यहाँ किसी को राइटिंग खराब की वजह से सिलेक्शन रुकते आज दिन तक नहीं देखा, उल्टा मुझे लगता है जिनकी राइटिंग खराब थी उनके सिलेक्शन फटाफट हो गए, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिला, एग्जामिनर लगा कुछ सही लिखा ही होगा समझ नहीं आ रहा था उसको। और कोई देखो एक तो था कोई मोती जैसे अक्षरों में पुनर्निर्माण गलत लिखे, तो मैं पकड़ लूंगा अरे क्या रे यहाँ रे लगा, और कोई करके लगा यार लगा ही दिया, एक राय इधर लगा दिया एक इधर से ऊंचा हो रखा हो ही गया होगा यार, कुछ ना कुछ करके। तो आपने लोड नहीं लेना कि राइटिंग से ऐसा कोई फर्क पड़ता है, इतनी खराब नहीं है आपकी, रीडेबल है, राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, उतनी है इतना वहां पर हो जाता है। तो पर वो राइटिंग वाला फिर भी इश्यू कि आप अपने हिसाब से कर लें जैसा उसका करना है, पर यहाँ फेयर में लिखें, और हो सकता है तो शब्द अपने हिसाब से ढालें।
आप कहेंगे मैं वैसे ही धीमा लिखवाता हूं, नहीं लिखवाता तेज। मेरे साथ एक समस्या जरूर है कि मैं तेज बोलता हूं, है ना। मैं वो पोज नहीं लेता बीच के अंदर, बहुत जल्दी बोल जाता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको हरा दिया था, पर मैं उस लाइन को इसलिए 2-3 बार बोल देता हूँ कि मैं जानता हूँ यार मेरे से अब ये नहीं सुधरेगा। कि जैसे आप दिलीप सर से पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको लगेगा दिलीप सर एक और दूसरे शब्द के बीच में जाने में रुक गए हों, जैसे वैसे ही यूं प्रस्तावना, फिर सर शांत रहेंगे, मैं लिखित, तो धीमे 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 बोलते। तो मेरी अपेक्षा 2 ही लाइन बोलेंगे, मैं 3 बोल रहा हूं तो सर 2 में खत देंगे, तो आप क्यों जाए। वो अलग अलग है कि मैं 1 मिनट में ज्यादा फ्रीक्वेंसी में वर्ड बोल रहा हूँ, सर कम बोल रहे हैं तो सर उतना रिपीट कम करें, मैं रिपीट ज्यादा कर। तो वो मेरे को मेरी कमजोरी जल्दी समझ आई कि यार अपने से धीमे धीमे नहीं बोला जाएगा, अगर बोलेंगे तो अपनी खुद की रिदम खो देंगे, अपने समझा नहीं पाएंगे। तो अपने इस लाइन को 2-3 बार बोल दे। आप कहोगे अपने 3 की जगह 4 कर लेंगे, और ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूँ स्टूडेंट के और मेरे बीच में 5-6 दिन लगते हैं इसको आने में, कि 5-6 दिन उसको लगता है सर क्या बोल गए। 5-6 दिन बाद में मैं यदि धीमे बोलूं तो वो कहता है सर सही आ जाओ यार, सही रिदम में आ जाओ, जैसे आप बोलते हो वैसे आ जाओ। अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, अपने कानों में जैसे सब सुनते हैं वैसे वैसे लिखने लग जाते हैं। पर आप कोशिश क्या करें, देखो अभी उम्र है, आपके पास समय है भाषा सुधारने का, वरना एक अटेम्प्ट कईयों को हो जाते हैं, फिर ना तो समय मिलता है ना उम्र होती है। एक ये उम्र लर्निंग प्रोसेस में सबसे अच्छी है, इसमें कुछ भी सीखोगे ना सीख लोगे, कुछ भी पढ़ोगे ना पढ़ लोगे, कुछ भी नया ट्राई करने की कोशिश करोगे ना नया ट्राई कर जाओ। भाषा सीखनी, कुछ सब्जेक्ट पढ़ना, साहित्य पढ़ना, ये गोल्डन एरा है। जैसे अब जैसे जैसे ढलती है ना, उसके बाद बंदा वैसे हो जाता है, मतलब स्थिरता आ जाती है उसकी, और उसको लगता है ठीक है यार जैसा जो चल रहा है स्टेबिलिटी है, वह मरने दे, हम नया कुछ भी ट्राई नहीं करना। अभी कर सकते हो, इसलिए कम से कम और नहीं तो हिस्ट्री वाले नोट्स में कर लिया कि आपका तो सर इकोनॉमी में वर्ड भारी भरकम होते हैं सर, वो लिख लें वही बहुत बड़ी बात है, कहाँ चेंज अपने सिंपल ये हरा दिया जीत गया, यही तो है। आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दी। तो मैंने लिखा अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, आप लिखो ना अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान के लिए आया। अभियान आक्रमण एक ही होता है, इससे और नहीं तो पर्यायवाची तो याद हुए, हिंदी में काम आएंगे कहीं पे पर्यायवाची लिखने का। स्टूडेंट वरना दिमाग ही नहीं लगाता, और आगे मैं उसको कहता हूं कि इस पुस्तक से अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों की जानकारी मिलती है, वो मेरे से वापस सर अभियान आक्रमण सेम ही बात है, वो की वो बात है। तो करोगे ट्राई थोड़ी थोड़ी, है ना। आपने 2-4 दिन यदि आगे पीछे भी हो टाइम लगे आपको, तो मेरे मेरे कह देना सर रुक जाओ ये वापस समझा दो, अपने वापस समझाएंगे। पर थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, ये जरूरी नहीं कि एक दिन में आपको रामानुजाचार्य बन जाओगे। चीजों को सीखने में बड़ा समय लगता है, धीरे धीरे। मैं कहता हूं 6 महीने में जाके आपके ये प्रोसेस आएगा दिमाग में कि हाँ पहले सुनना है, फिर बोर्ड पे देखना है, फिर लिखना है, और लिखते समय सोचते सोचते लिखना है, पहले सोचना है और बाद में लिखना है। क्योंकि अभी आपकी प्रोसेस 3 ही बातें कर रही है, सुनना है, देखना है, लिखना है। वो है नहीं, आ जाएगी धीरे धीरे, ढालोगे 5, 7, 10, 20 दिन के अंदर अपने आ जाएगी, फिर अपने आप दिमाग चलेगा। फिर आप अखबार पढ़ोगे, उसमें कोई शब्द देखोगे ना तो आपको लगेगा ये कल ट्राई करूंगा, है ना। अब आप कई बार नहीं होता कि वाक्यों में प्रयोग प्रयोग कीजिए, मुहावरे लोकोक्तियार अपने क्यों करवाते वाक्यों में प्रयोग, या वाक्य में प्रयोग करो सीख जाओगे, वरना वो सीखोगे कैसे। इंग्लिश जब भी कोई टीचर इंग्लिश सिखाता है तो इंग्लिश वाले हमेशा कहते हैं कि भाई बोर्ड पे इंग्लिश देखी और कॉपी में लिखी, इससे नहीं सीखोगे। ये जो मैंने वर्ड सिखाया इसको बार बार बोलो, इसको बार बार यूज में लो, तो आपके दिमाग में आ जाएगा हाँ यार ये वर्ड यहाँ पर इस प्रकार से डालना है, अब इस प्रकार का कोई तीसरा वर्ड आएगा मैं कर दूंगा ऐसा कैसा। तो थोड़ा हैबिट के अंदर ले आओगे थोड़ा। चलो क्या लिखा लास्ट में बताओ। हाँ 1452 में कुंभा ने इस किले का क्या करवाया था, पुनर्निर्माण। इस किले में 2 मूर्तियां लगी हुई, एक तो कुंभा की, एक कुंभा के बेटे की। कुंभा के बेटे का नाम था उद्दा, क्या नाम था, तो किस किस की मूर्तियां, कुंभा और उद्दा लिख लो। इस किला में कुंभा तथा उसके बेटे उद्दा की मूर्तियां लगी हुई है। स्टेच्यूज ऑफ कुंभा एंड हिज सन उद्दा आर लोकेटेड इन दिस फोर्ट। इस किले में कुंभा तथा उसके बेटे उद्दा की मूर्तियां लगी हुई है। स्टेच्यूज ऑफ कुंभा एंड हिज सन उद्दा आर लोकेटेड इन दिस फोर्ट। कुंभा तथा उसके बेटे उद्दा की मूर्तियां लगी हुई है। ये जो मूर्तियां इनको बोलते हैं सावन भादो, क्या बोलते हैं, कोष्टक में लिख लो सावन भादो। किन मूर्तियों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इनको सावन। तो अब कोई आपसे पूछेगा सावन भादो नामक मूर्तियां कहां पर लगी हुई है, तो कहां पर लगी हुई है, अचल। और ये अपने 2 इस प्रकार की कोई चीजें होती है उनको सावन भादो कहने की परंपरा रही।
कभी करणी माता का मंदिर है देशनोक, वहां जाना, वहां 2 मिठाई बनाने के लिए कढ़ाई रखी हुई है, उन कढ़ाइयों का नाम ही कर रखा है सावन भादो। दो दो चीजें हैं तो। दीघ में महल बने हुए, 2 महल है एक साथ, नाम क्या रख दिया सावन भादो। वैसे 2 मूर्तियां हैं तो नाम क्या कर दिया इनका सावन भादो। तो कुंभारुद्दा की मूर्तियां क्या कहा जाता है उनको? अगला किला लिख लो। अब मैं 2-3 किलों के बारे में नाम नाम लिख रहा हूं, आप उतार लीजिए। क्या क्या नाम और लिखे मैंने तीनों बताओ देखे? बसंतगढ़, मचान और भोमठ उदयपुर में, बाकी दोनों सिरोही में। भोमठ का पठार है उदयपुर साइड में, आगे अपने और पढ़ेंगे भोमठ का पठार ज्योग्राफी में। अब और सुनो, देखिए 2 किलो के नीचे वालों को वापस बात करता हूँ। किले हमेशा रक्षा के लिए बनाते हैं। किले किसके लिए बनाए जाते? किले का मतलब है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कोड से जो बनाया जाता वो क्या था? किला। सिक्योरिटी का मतलब वहां सेना रहेगी, सेना का रहने का जो एक प्रकार से जगह थी वो कौन सा था? किला। अब कहीं से आक्रमण होगा तो सेना यहाँ से रोक लेगी। ये मचान सिरोही वाला इलाका, यहाँ पर एक जनजाति रहती है, जनजाति का नाम है मेर। क्या नाम है? मेर जनजाति। वहां लूटपाट करती। जनता का टैक्स कौन लेता है? राजा। तो जनता की रक्षा की जिम्मेदारी भी किसकी? राजा। और यदि मेर लूटपाट करते हैं तो मेरों को कंट्रोल कौन करे? राजा। तो राजा ने मेरों को कंट्रोल करने के लिए जो किला बनाया वो कौन सा था? तो पूछेगे कुंभा ने मचान का किला कौन सी जनजाति पर नियंत्रण के लिए? आगे लिख लो, मेरों पर नियंत्रण हेतु, टू कंट्रोल मेयर्स। मेरों पर नियंत्रण हेतु, टू कंट्रोल मेयर्स। मेरों पर नियंत्रण हेतु, टू कंट्रोल मेयर्स। ऐसे ही एक जनजाति और है भील। कौन सी जनजाति है? भीलों पे कंट्रोल करने के लिए जो किला बनाया गया उस किले का नाम क्या है? बहुमठ। तो आगे लिख लो, भीलों पर नियंत्रण हेतु, टू कंट्रोल भील्स। है लूटपाट कर लेते हैं क्षेत्र में, जनता को लूटपाट कर लेते तो भी जनता को बचाना ही पड़ेगा। भीलों पर नियंत्रण हेतु, टू कंट्रोल भील्स। कोई व्यापारी वहां से निकल रहे होते हैं, उन पर आक्रमण करके चीजें छीन लेते हैं। आक्रमण का मतलब यही थोड़ी है कि सेना लेके आए और राजा पर आक्रमण किया। आक्रमण का मतलब है जनता को परेशान करना, ये भी तो हो गया। तो जनता को सुख सुविधा देना या जनता को सही सलामत रखना भी किसकी जिम्मेदारी है? भाई 2 चीज होती है ना, एक सेना और एक पुलिस। अभी तो 2 है ना, बाहरी आक्रमण हो तो सेना, अंदर कानून व्यवस्था मेंटेन करनी है। पहले दोनों ही राजा था ना भाई, तो राजा ने पुलिस का काम भी तो करना है, जनता को सुविधा देनी चाहिए। तो मेरों पे नियंत्रण के लिए कौन सा? मचान। और बिलों पे नियंत्रण के लिए कितने में से कितने किले थे? तो 32। ये मुख्य मुख्य किले पढ़ लिए। इन किलों की कुछ बातें और है वो अपने जब किले पढ़ेंगे वहां पर और पढ़ लेंगे अपने, है ना। अब लिखो मंदिर कौन कौन से बने कुंभा के टाइम, लिखो मंदिर, टेम्पल्स। देखो कुंभ स्वामी मंदिर, ये भगवान विष्णु के मंदिर है भाई। कुंभा ने विजय स्तंभ भी किसको डेडिकेट किया था? तो उसने कुंभ स्वामी मंदिर 3 जगह बनवाए थे। बताओ कुंभा की राजधानी कौन सी है? चित्तौड़। कौन सी है? चित्तौड़। तो उसने तो कौन से किले में बना दिया? चित्तौड़। संकटकालीन राजधानी कौन सी है? तो एक ये मंदिर कहां पर बना दिया? कुंभलगढ़। कौन से किले का पुनर्निर्माण करवाया था? तो एक ही कहां पर बनवा दिया? अच्छा। तो कुंभ स्वामी कौन से भगवान जी का मंदिर है? विष्णु। कहां कहां पर बनवाए? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़, है ना। अब सिंपल प्री का क्वेश्चन है, इनमें से कौन से स्थान पर कुंभा ने भगवान विष्णु का कुंभ स्वामी मंदिर नहीं बनवाया था? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, है ना। बसंतगढ़ में नहीं, तो सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो कुंभ स्वामी मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है। और कहां कहां पर बनवाया गया बताओ देखे? चित्तौड़ में,
कोम्बल का डोर अच्छा लगा। चलूं आगे, लिख लिया, उतारो तो। हाँ हाँ? और दूसरा मीराबाई का मंदिर आगे पढ़ेंगे। वो कृष्ण भगवान का, श्याम, समझ गए? क्या क्वेश्चन है? लाना ऐसा नहीं था, वो कुंभ श्याम मंदिर का तर्ज तोड़ था उसका। दोबारा देखना, तुम मेरे को याद है वो क्वेश्चन, दोबारा देखना। चलो आगे देखो, एक मंदिर है चित्तौड़ के किले में, उसका नाम है शांतिनाथ जैन मंदिर। क्या नाम है? शांत। या इसी का एक नाम और है श्रृंगार चौरी मंदिर। उतार लो ऐसे कैसे, फिर मैं समझाता हूं। शांतिनाथ जैन टेम्पल या श्रृंगार चौरी टेम्पल। शांतिनाथ जैन टेम्पल या श्रृंगार चौरी टेम्पल। श्रृंगार देख मैंने कैसे लिखा है। देखो, तो मैं पहले तुम्हें हिंदी पढ़ा दूं यार, ठीक है? ये स है, क्या है? ये लगा सकते हैं या ये लगा सकते हैं। ये लगा तो इसका मतलब रे, ये लगा तो इसका मतलब री, ठीक है? तो जब आप ये लगाते हो, श्रवण कुमार, श्रृंगार, क्या बोलते हो? यदि हम दोनों लगाते हैं, इसका मतलब रे भी लगा दिया, री भी, सर री, तब तो क्या बोल रहे हो? श्रृंगार, ऐसे थोड़ी लिखा है, श्रृंगार है कि श्रृंगार है? फिर तो एक ऊपर और लगा ले, सर करता। और मैं तेरे जैसों के लिए बोर्ड पे लिखता हूं कि तुम देख देख के लिखो, और जिसको नहीं लिखना था वो हमारा बोर्ड पे नहीं, तो उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है श्रृंगार मैं लिखता हूँ। तो श्रृंगार चौरी मंदिर है, इसी का नाम क्या है? शांत। जैनों में 24 भगवान है, एक भगवान जी का नाम है शांतिनाथ जी। क्या नाम है? शांतनाथ जी का मंदिर, इसलिए नाम क्या हो गया? शांतिनाथ। जैनों का मंदिर, जैनों का बनाया हुआ मंदिर। चौरी का मतलब होता है मंडप। चौरी का मतलब क्या होता है? लड़कियों की शादी में अपने घरों में जो मंडप बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जिसके चारों तरफ फेरे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बाद में इस मंदिर के पास में कोई चौरी बनी थी, कोई राजकुमारी की शादी हुई होगी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? श्रृंगार। बाकी जैनों का मंदिर है शांतिनाथ मंदिर। ये बनाने वाला जो बंदा था, उस बंदे का नाम था वेलका भंडारी। क्या नाम था? भंडारी जैन है, तो एक वेलका भंडारी नाम का कुंभा के दरबार में एक बंदा है, और उस बंदे ने मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर? शांतिनाथ जैन, जिसका एक नाम और क्या पड़ गया? ये बंदा कुंभा का कोषाध्यक्ष था। कौन था कुंभा का? ट्रेजरी संभाल, ट्रेजरी समझ गए? कोष खजाना संभालता था, कोषाध्यक्ष था, ट्रेजरार था उसका। और उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पे करवाया? चित्तौड़। कहां पे करवाया? चित्तौड़, लिख लो। चित्तौड़ में वेलका भंडारी ने इसका निर्माण करवाया था। इन चित्तौड़ वेलका भंडारी बिल्ट इट। चित्तौड़ में वेलका भंडारी ने इसका निर्माण करवाया था। इन चित्तौड़ वेलका भंडारी बिल्ट इट। चित्तौड़ में वेलका भंडारी ने इसका निर्माण करवाया था। इन चित्तौड़ वेलका भंडारी बिल्ट इट। आगे लिख लो, वह कुंभा का कोषाध्यक्ष था। कि वो ट्रेजरर ऑफ कुंभा। वह कुंभा का कोषाध्यक्ष था, वो ट्रेजरर ऑफ कुंभा। वह कुंभा का कोषाध्यक्ष था, वो ट्रेजरर ऑफ कुंभा। क्या था कुंभा का? कोषाध्यक्ष। चलूं आगे? अभी क्या बताया मैंने? शादी देखिए किसी के होते हुए, देखिए तो लड़का लड़की यूं चक्कर काटते हैं, किसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं? मंडप। उसको राजस्थानी भाषा में क्या कहेंगे? हाँ, तो किस लिए चौरी कर? आगे हम पढ़ेंगे एक चौरी कर कौन सा था? जिसके घर में चौरी बनेगी उसको क्या देना पड़ेगा? चौरी टैक्स। किसके घर में बनेगी चौरी?
लड़कियों की शादी में जो मंडप बनता है, और तुम लड़कियों ये सवाल पूछने का कोई अधिकार, नागरिकता छीन लूंगा हम ऐसे सवाल पूछा। चलो आगे अगला लिखो। अरे नहीं, अरे ऐसा होता तो मैं लिखवाता नहीं भी। ऐसा अब इसमें क्यों लोड लेना। ये क्वेश्चन कभी आ सकता है कि राजकुमारी का फेरे लेते हुए चौरी का सचित्र वर्णन कीजिए, कैसा सवाल आ सकता है। आपने याद रखना इसका नाम शांतिनाथ जैन मंदिर है, या इसको क्या कहते हैं, श्रृंगार। तो मैं इसलिए बार बार ये बताता हूं कि सवाल ये आएगा श्रृंगार चौरी मंदिर किसका है, हिंदू मुसलमान जैन सिख के जैनों का मंदिर है। वहां पर वो श्रृंगार चौरी देके जैनों की बात पूछ लेगा। कि मेरे को याद है 2013 के प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया, बड़ा सिंपल सवाल, इनमें से कौन सा एक जैन मंदिर है ना, सुनना आप, इनमें से कौन सा है कि जैन। उसने ऑप्शन दिए, उसने पहला ऑप्शन दे दिया कुंभ स्वामी, क्या दे दिया, कुंभ। उसने दूसरा दे दिया समिधेश्वर, क्या दे दिया, समिधे। उसने तीसरा दे दिया तुलजा भवानी, क्या दे दिया, तुल। उसने चौथा दे दिया सतबीस देवरी, क्या दे दिया। और उसने पूछा इनमें से कौन सा एक जैन, कौन सा एक। सुनो, अरे सुनो, प्लीज जल्दी मत छला कीजिए, जल्दी मत उफना कीजिए। धैर्य बेहद जरूरी है, चीजों को समझिए। मैं आज सुबह से दो बैच में बात बता रहा था, मैं यदि कोई मजाक भी करता हूं ना तो आप मानिए आगे काम आएगी। वो मैंने यूं ही नहीं किए, मैं इस मामले में पूरा व्यापारी हूं, एक मिनट इधर का उधर नहीं होने देता, उतना ही बोलता हूं जितना काम का है। वरना मेरे को लगता है मेरे बोले हुए एक एक शब्द के रुपए मिलने चाहिए, पॉकेट में कुछ नहीं बोला जाए। मेरे से कोई क्लास के बाहर कहता ना सर वो कहानी सुना, तुम आए हैं, बिना पैसे की उगलती नहीं है मेरे से। पैसे दिए होते हैं तभी उगलती है मेरे को कहानियां। इसलिए सुनो आप, एक एक बात का अर्थ है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक जैन मंदिर। हमारे मंदिर पढ़े हुए नहीं। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, मैंने अभी बताया कुंभा विष्णु को अपना स्वामी मानता है, इसका मतलब ये विष्णु मंदिर है, इसका मतलब जैनों का तो लेना देना। दूसरा क्या है, अपने को नहीं पता कुछ भी, आप केवल ये बात जानते हो कि जिनके पीछे स्वर लगा है ये मंदिर किसके हैं, शिव जी के, इसका मतलब जैनों का इससे भी कोई लेना देना। अगला कौन सा है, भवानी का तो जैनों से वैसे भी लेना देना नहीं हो सकता। भाई भवानी पाडे कटवाती है, पाडे बकरे कटवाती है। जैन अहिंसा अहिंसा अहिंसा, उधर हिंसा का कोई भी लेना देना। भाई ऊपर वाले तीन मंदिर तो जैनों के नहीं। चौथा मंदिर क्या है, आपने तो नाम भी पहली बार सुना है, आपको तो ये भी नहीं पता कि मंदिर किसका है, पर उत्तर यही है ना। अब हम आगे पढ़ लेंगे धीरे धीरे यार, कि सत 20 मतलब 27, सत 20 का मतलब क्या है, देवरा मतलब मंदिर। छोटे छोटे 27 मंदिर बनवाए जैनों ने, इसलिए उन 27 थे एक साथ, इसलिए नाम क्या दे दिए, अलग अलग भगवान के, फलान जी भगवान का, फलान जी भगवान का, फलान जी भगवान का अलग अलग बनवा दिया उन्होंने। आई बात समझ में। तो सत 20 देवरी किसका मंदिर हो गया, जैन। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो नहीं देगा आपको कि शांतिनाथ जैन मंदिर किसका है, आप ही बता दोगे जैनों का, वो कहेगा श्रृंगार चौरी मंदिर किसका है। अपने ध्यान पे ध्यान देने वाली बात है कि श्रृंगार चौरी मंदिर जैनों का है, और जैनों में कौन से भगवान जी का है, शांतिनाथ जी। किसका है, आप और ध्यान देंगे सीखेंगे चीजें तो आपको पता चलेगा कि जैनों के ज्यादातर भगवान के पीछे इनके नाथ लग रखा है। आदिनाथ, आगे कोई पढ़ेंगे मल्लीनाथ, आगे पढ़ेंगे हम नेमीनाथ, आगे हम पढ़ेंगे पार्श्वनाथ, आगे हम पढ़ेंगे संभवनाथ, आगे हम पढ़ेंगे सुमतिनाथ, आगे पढ़ेंगे संभवनाथ, खूब सारे नाथ पढ़ेंगे। ये आपने पढ़ रहे हैं अभी शांतिनाथ, समझ में तो आ रही है चीज। सुपार्श्वनाथ है, सुपार्श्वनाथ चरितम, अलग अलग चीजें हम पढ़ेंगे। चीजें धीरे 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 आपके दिमाग में घुलेगी। फिर कभी क्वेश्चन आएगा, मैं कहता हूं क्वेश्चन कभी वैसा नहीं आता जैसे नोट्स में लिखा हुआ है, वो लैंग्वेज चेंज करता है। कि वैसा का वैसा क्वेश्चन जैसा नोट्स में लिखा वैसा तभी पूछा जाएगा जब पेपर मैं बनाऊं। कि फिर मेरी मेंटेलिटी नोट्स लिखवाने की और मेरे क्वेश्चन की मेंटेलिटी सेम होगी। यहाँ पे तो मैं बताता हूँ टेस्ट सीरीज में जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना उसकी लैंग्वेज भी ये नहीं होगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज वाला बंदा अलग बैठा है। मैं चीजों को अलग प्रकार से सोचता हूं, वो चीजों को अलग प्रकार से सोचता है, एग्जामिनर और अलग प्रकार से सोचता है। ये वहां पे अपना क्विक डिसीजन होता है कि यार ये बात जो हमने पढ़ी है वो ही पूछ रहा है कि दूसरी है। इसलिए हर चीज पे ध्यान दिया करें, सुना कीजिए चीजें। कौन किसकी राजकुमारी, कौन सी राजकुमारी की चौरी मंडी, ये सवाल आज पूछा जाए कल पूछा जाए, ज्यादा काम की बात है। श्रृंगार चौरी मंदिर एक जैनों का मंदिर है, एक जैन वेल का भंडारी है, तो कुंभा का क्या है। आप पुनः सोचिए, ये बात आगे मेंस में लिखेंगे कि कुंभा एक सेक्युलर राजा है, उसका कोषाध्यक्ष जैन है। कुंभा एक
एक सेक्युलर बंदा है भाई, धर्मों में बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव करता, वो अपने किसी विदेश स्तंभ में अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखवा देता है, और उसका एक कोषाध्यक्ष का मतलब पैसे टक के लेके बैठा है। वो तो विश्वास वाला आदमी होना चाहिए। वैसा भी कर सकता है कि दूसरे धर्मों पे मेरे को विश्वास नहीं है, मैं केवल मेरे धर्म के लोगों को ही कोषाध्यक्ष बनाऊंगा और किसी को बनाऊंगा, वो बना रहा है। ऐसा वेलका भंडारी मेरा कोषाध्यक्ष, सर वेलका भंडारी को इतनी छूट भी दे रहा है कि तू मेरे किले के अंदर तेरा मंदिर बना ले। और वो मंदिर कौन सा है, कौन सा मंदिर है ना। इसलिए जब भी कोई चीजें लिखो उन पे इतनी जल्दी रिएक्ट मत किया करो, उन पे सोचा कीजिए, क्योंकि आप वाली तैयारी केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी नहीं है, ये सेम चीजें मेंस में काम आएगी, सेम की सेम बातें आपके इंटरव्यू में काम आएगी, है ना। कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर इंटरव्यू की तैयारी, ये इंटरव्यू की है जो डेली आप सुनोगे, 18 महीने के दौरान जो कुछ आप सुनोगे इसका मतलब किसकी तैयारी कर रहे हो। ये एक प्रोसेस है, कब आपके विचार बदल जाएंगे, कब चीजें आपके नई नई जुड़ जाएगी, आपको खुद को ही नहीं पता चलता। धीरे धीरे हम चीजें सीख जाते हैं। आई समझ में बात। चलो अगला लिखो, लिखो रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर इधर पाली जिले में 1439 की बात है। एक जैन व्यापारी है, उन जैन व्यापारी का नाम है धरणकसा। जैन व्यापारी का नाम क्या है। कुंभा के पास है, कुंभा को कहा राणा जी मैं बिजनेसमैन हूं, थोड़ी जमीन दान में दो ताकि मैं वहां पर क्या बना सकूं, मंदिर। क्योंकि जमीन का मालिक होता राजा। जमीन का मालिक कौन होता, इसलिए हिंदी में राजा का पर्यायवाची पढ़ोगे भूपति। भू मतलब जमीन, पति मतलब स्वामी। जमीन का मालिक कौन, राजा, इसलिए राजा क्या बोलते हैं। तो राजा कहा भाई हमें जमीन दान में दो, जमीन दान में दोगे तो हम वहां पे क्या बनवा लेंगे, मंदिर। तो कुंभा ने इनको 99 बीघा जमीन दान में दी। कितनी जमीन दान में दी, राजा के पास खूब सारी जमीन। राजा ने कहा ठीक है भाई, ये मरबे के मुरबे आपके, ये खेत के खेत आपके, बना लो। उसने यहाँ पे खूब सारे मंदिर बनाए, कॉम्प्लेक्स ऑफ टेम्पल, एक टेम्पल नहीं खूब सारे मंदिर बने हुए। उन मंदिरों को हम क्या कहते हैं, कब बनाए गए, ये मथाई नदी के किनारे। कौन सी नदी निकल रही है, कौन से व्यापारी ने बनवाए थे, किसने बनवाए थे, धरण। खूब सारे मंदिर है, पर इनमें और इन मंदिरों का जो वास्तुकार था उसका नाम था देपाक। क्या नाम था, पर इनमें सबसे अच्छा जो मंदिर है उस मंदिर का नाम है चौमुखा मंदिर। क्या नाम है, खूब सारे मंदिरों में सबसे अच्छा मंदिर कौन सा है, चौमुखा। इस चौमुखा मंदिर में मूर्ति लगी हुई है आदिनाथ जी की। किसकी मूर्ति है, आदि, आदि का मतलब पहला, नाथ का मतलब भगवान। जो पहले भगवान वे वो कौन, वे आदिनाथ। तो ऋषभ देव जी का दो या क्या कर दो, आदिनाथ। मंदिर का नाम क्या है, इसका मतलब मूर्ति के 4 मुंह है, मूर्ति के, और चतुर्मुखी मूर्ति, इधर मुंह इधर मुंह इधर इधर, चतुर्मुखी मूर्ति, आदिनाथ जी की चतुर्मुखी मूर्ति, इसलिए नाम क्या हो गया। मंदिर बड़ा सा है इसलिए उस मंदिर में खूब सारे पिलर हैं, 1444 कितने पिलर है, खूब सारी मूर्तियां, इसलिए बोलते हैं मूर्तियों का अजायब घर। क्या बोलते हैं, खूब सारे स्तंभ हो तो स्तंभों का अजायब घर। तो कौन से मंदिर को स्तंभों का अजायब घर कहते हैं, कौन किसकी मूर्ति है, कौन से मंदिरों का हिस्सा है, जो कब बनाए गए, किसके द्वारा, कौन था धरणकसा, व्यापारी था, बिजनेसमैन था। वास्तुकार कौन था, कौन सी नदी किनारे, मुख्य मंदिर कौन सा, मूर्ति किसकी, पिलर कितने, इसलिए क्या कहा जाता है। लिखवा दूं, देखो लिखो 1439 ईस्वी में, इन 1439 एडी, 1439 ईस्वी में, इन 1439 एडी, जैन व्यापारी धरणक शाह ने, जैन मर्चेंट धरणक शाह, जैन व्यापारी धरणक शाह ने, जैन मर्चेंट धरणक शाह, जैन व्यापारी धरणक शाह ने, जैन मर्चेंट धरणक शाह, जैन व्यापारी धरणक शाह ने मथाई नदी के किनारे इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। बिल्ट दिस टेम्पल्स नियर रिवर मथाई। मथाई नदी के किनारे इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। बिल्ट दिस टेम्पल्स नियर रिवर मथाई। मथाई नदी के किनारे इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। बिल्ट दिस टेम्पल्स नियर रिवर मथाई। मथाई नदी के किनारे इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। देख लो, वास्तुकार बराबर देपाक, आर्किटेक्ट। वास्तुकार समझते हो आप,
वास्तुकार कौन था? देपाक। वास्तुकार कौन है? देपाक। नीचे लाइन चेंज करके लिखो। इनमें चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख है। चौमुखा टेम्पल इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन देम। इसमें चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख है। चौमुखा टेम्पल इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन देम। इनमें चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख है। चौमुखा टेम्पल इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन देम। इसमें आदिनाथ जी की मूर्ति लगी हुई है। देयर इज एन आइडल ऑफ आदिनाथ जी। इसमें आदिनाथ जी की मूर्ति लगी हुई है। देयर इज एन आइडल ऑफ आदिनाथ जी। देयर इज एन आइडल ऑफ आदिनाथ जी। इसमें 1444 स्तंभ है। इट हैज 1444 पिलर्स। इसमें 1444 स्तंभ है। इट हैज 1444 पिलर्स। इसमें 1444 स्तंभ है। इट हैज 1444 पिलर्स। अतः इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज म्यूजियम ऑफ पिलर्स। अतः इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज 1444 पिलर्स। क्या कहा जाता है इसे? स्तंभों का अजायब घर। अब सुनना देखो काम की बात। कोई मंदिर, महल, माल या दरगाह, मस्जिद, मजार कुछ ही बनेगी, उनके बाहर क्या लगेंगे? अभिलेख। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा होती है उनको क्या बोलते हैं? इसके बाहर लगी हुई है रणकपुर प्रशस्ति। क्या लगी हुई है यहां पर? बाकी तो चूंकि कुंभा के टाइम में तो कुंभा की बातें पता चल रही है। दो अलग बातें बताता हूं मैं। एक तो इसमें ये लिखा हुआ है कि बापा नाम का आदमी अलग था और कालभोज नाम का आदमी अलग था। नॉर्मली हम मानते हैं कालभोज को क्या कहा गया? बापा रावल। बाकी सब अभिलेखों में ये है, पर इसमें बापा अलग बताया और कालभोज अलग। शायद गलती से लिख दिया गया होगा, पर फिर भी कोई क्वेश्चन अपने से पूछेगा कौन सी प्रशस्ति में बापा तथा कालभोज अलग अलग बता दिए गए हैं? कौन सी में? रणक। और सुनना, इसमें सिक्कों के लिए, सिक्का मतलब मैं बोल सकता हूँ मुद्रा, नोट, पैसे है ना, पहले सिक्के चलते थे, नोट तो होते नहीं थे। मुद्रा, मुद्रा के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। कॉइन्स के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। क्या किया हुआ है? क्या किया हुआ है? आप वाली पीढ़ी इन बातों से आगे आगे, दादाजी वाली जो पीढ़ी है वो अभी तक भी नोट को नाना बोलती है। पैसे होते हैं ना, कोई आज भी ज्यादा पैसे लगाता है, अरे कितना नाना है, कितने पैसे पड़े जो उड़ा रहा है इस प्रकार से तू। तो मुझे लगता है कि यार कई पीढ़ियों तक ये सब नाणक यूज में ले रहे थे हम। अब धीरे धीरे अपने वाली पीढ़ी भूल गई, इसलिए अपने को याद करना पड़ता है कि इसमें मुद्रा के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो अब याद रखना। अब कोई पूछेगा नाणक शब्द क्या कहलाता है, या नाणक शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कॉइन्स। कॉइन्स के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो रणकपुर प्रशस्ति की दो अलग बातें याद रखना। बाकी तो कुंभा की विजय वो सब है ही, सारी प्रशस्ति, क्योंकि कुंभा के टाइम में तो कुंभा की तारीफ तो होगी, इसमें क्या है, पर दो अलग बातें। एक तो बापा और काल भोज को क्या बताया गया, अलग अलग व्यक्ति, और मुद्रा के लिए क्या शब्द इस्तेमाल। आई बात समझ? लिखो, देखो रणकपुर प्रशस्ति में, इन रणकपुर यूलॉजी, अभी क्या बताया, मंदिर कब बना। रणकपुर प्रशस्ति में इन रणकपुर यूलॉजी बापा तथा काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। बापा एंड काल भोज आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट पर्संस, वर कंसिडर्ड एज डिफरेंट पर्संस। बापा तथा काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। आर लिख लो, बापा एंड काल भोज आर कंसिडर्ड डिफरेंट पर्संस। बापा तथा काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। बापा एंड काल भोज आर कंसिडर्ड डिफरेंट पर्संस। लाइन चेंज करके लिखो। इसमें मुद्रा के लिए नाणक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वर्ड नाणक इज वर्ड नाणक इज यूज्ड फॉर कॉइंस इन इट। इसमें मुद्रा के लिए नाणक शब्द का प्रयोग किया गया। वर्ड नाणक इज यूज्ड फॉर कॉइंस इन इट। मुद्रा के लिए क्या इस्तेमाल किया गया? नाणक। इसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। मुद्रा के लिए क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? नाणक। इसका मतलब सिक्कों को क्या बोलते होंगे? नाणक। कहां पर है ये प्रशस्ति? रणकपुर। रणकपुर कहां पे? पाली। पाली में आज भी एक गांव उसका नाम है नाना।
गांव का नाम ही क्या है? हो सकता है ना कभी वहां सिक्के बनते हो, वो जगह है जहां पे नाणे बनते हो, तो जगह का नाम ही क्या हो गया? इसका मतलब हो सकता है वहां टकसाल थी। वहां पे क्या थी? जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में अपने कहते थे उसको मिंट, या हिंदी में क्या कहते हैं उसको? टकसाल। इस वजह से जहां पे टकसाल रही हो, नाणे बनते हो, गांव का नाम ही क्या पड़ गया? ये चीजें बताती है कि इसका मतलब पुराने टाइम में यहाँ बसावट रही होगी, पुराने टाइम में यहाँ लोग रहते होंगे, वो सिक्के विक्के बनाते होंगे, वो नाणक बोलते होंगे, तो उस वजह से गांव का नाम भी क्या पड़ गया? तो उस समय लोग इस शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, तो प्रशस्ति में भी क्या लिख दिया गया? है बात सुन। तो कोई पूछे मुद्रा के लिए नाणक शब्द का इस्तेमाल किसमें किया गया? रणकपुर प्रशस्ति। या सिंपल पूछे नाणक शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? याद रहेगी बात है। अब आगे लिखो, साहित्य, लिटरेचर। पहले तो हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे, अब लिख लो लिटरेचर। कुंभा ने संगीत का अच्छा जानकार था, हमने शायद उस दिन भी बात की थी कि वो वीणा बजाता था, बात की थी। तो कुंभा एक अच्छा म्यूजिशियन था, और उसके जो म्यूजिक वाले टीचर थे उनका नाम था सारंग व्यास। क्या नाम था? लिखो, कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था। कुंभा वॉज ए गुड म्यूजिशियन। कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था, कुंभा वॉज ए गुड म्यूजिशियन। कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था, कुंभा वॉज ए गुड म्यूजिशियन। तथा सारंग व्यास उसके संगीत गुरु थे। एंड सारंग व्यास वॉज हिज म्यूजिक टीचर। तथा सारंग व्यास उसके संगीत गुरु थे। एंड सारंग व्यास वॉज हिज म्यूजिक टीचर। तथा सारंग व्यास उसके संगीत गुरु थे। एंड सारंग व्यास वॉज हिज म्यूजिक टीचर। लाइन चेंज कर लिख लो। वह वीणा बजाया करता था, ही यूज्ड टू प्ले वीणा। वह वीणा बजाया करता था, ही यूज्ड टू प्ले वीणा। वह कौन? कुंभ। ही यूज्ड टू प्ले वीणा, वह वीणा बजाया करता था। ये बात इसलिए लिखवा दी कि आगे याद रहेगी। कुंभा की जो किताबें वो ज्यादातर किससे संबंधित है? संगीत, म्यूजिक से संबंधित। अब मैं किताबों के नाम लिख रहा हूं, आप उतार लीजिए। क्या नाम बताओ देखे? सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, हरि वार्तिक, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका। नाम से पता चलता है संगीत की किताबें लिखी कौन कौन सी, दोबारा बोलो देखे। सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, हरि वार्तिक, सुधा मीमांसा दीपिका।
बोलो देखे, संगीत युक्त लगाना आगे। कौन कौन सी है? सुधा, एक शाहरुख खान है, राज, है ना, संगीत राज। तो चार कौन कौन सी होगी बताओ? संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका। दोबारा बोलो, संगीत सुधा, एक में सुधा बाद में, एक में सुधा पहले है। तो सुधा प्रबंध कौन सी है? एक बुक का नाम है कामराज रतिसार। क्या नाम है? ये 7 भागों में, 7 पार्ट्स है इसके। कितने पार्ट्स में? लेखो कोष्टक में 7 भाग कामराज रतिसार के। कौन सी बुक के 7 भाग है? कामराज रतिसार। सेकंड नंबर वाली जो बुक है वो कितने पार्ट्स में लिखी हुई है? 7 पार्ट्स में। कौन सी बुक? कामराज रतिसार। पर सबसे अच्छी जो बुक है, मतलब सबसे शानदार जो बुक है, सबसे लास्ट वाली है। क्या नाम है? इसके हैं 5 भाग। कितने भाग है? 5। तो लिख लो कोष्टक में 5 भाग। ये 5 भाग कौन कौन से मैं लिख रहा हूं, आप उतारना अभी। मेरे इधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे जगह नहीं, मैं इधर लिख रहा हूँ, आप तो अपने वहीं लिख लो नीचे, इसी के संगीत राज के नीचे लिखना आप तो। पांचों के नाम उतारो, देख क्या क्या नाम बताओ देखे। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। क्या क्या नाम दोबारा बोलो देखे। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। दोबारा बोलो एक बार। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश। कुंभा ने पहले कहा पहले पढ़ो भाई रे, फिर गाओ, फिर नाचो, फिर बजा बजा के नाचो, मजा आएगा, रस मिल जाएगा। पहले क्या पढ़ना है? पढ़ना है, फिर गाना है, फिर लास्ट में क्या मिल जाएगा? तो पाठ्य, गीत, नृत्य, वाद्य। तो पहले कौन सी है? पाठ्य रत्न कोश, फिर 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 लास्ट वाली। याद होगी बात है? पहले कुंभा की इधर वाली किताबों के नाम बोलो क्या क्या है। सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, हरि वार्तिक, संगीत। 7 भागों में कौन सी? 5 में कौन सी? भागों के नाम बोलो। ये तो कुंभा ने खुद ने लिखी। फिर कुंभा ने कहा अपने से पहले भी कोई म्यूजिक की किताब लिख के गया था कि नहीं लिख के गया था? लोगों ने कहा लिखिए साहब, आपसे पहले पहले भी कई महारथी हुए हैं जो संगीत की किताबें लिख के गए। कुंभा ने कहा मेरे पास लाओ। आप क्या करो? कुंभा ने कहा पढ़ूंगा। तो कुंभा ने ऐसी कई किताबें पढ़ी। कुंभा ने किताबें पढ़ने के बाद कहा तो यार बड़ी बड़ी किताबें, और चूंकि मैं तो इंटेलिजेंट हूं इसलिए मैं तो पढ़ गया, और तुम तो भुंगल हो रहे सारे के सारे, तुम इन किताबों को कैसे पढ़ोगे? तो कुंभा ने इन किताबों के छोटे रूप लिखे। क्या लिखे? क्या लिखे? सुनना, पुनः सुनना, आगे काम आएगी। किसी कठिन किताब का सरल रूप, किसी बड़ी किताब का छोटा रूप। 2 बातें। कोई टफ किताब है उसको इजी कर दिया जाए, कॉम्प्लिकेटेड है उसको क्या कर दिया जाए? इजी। कोई बड़ी या लार्ज बुक लिखी हुई है, बहुत बड़ी किताब लिखी है, उसको क्या कर दिया जाए? शॉर्ट कर दिया जाए। 2 चीजें हो सकती है। किसी टफ बुक का, कॉम्प्लिकेट बुक को इजी किया जाए उसको बोलते हैं भाष्य। क्या बोलते हैं? किसी बड़ी किताब को छोटा कर दिया जाए उसको बोलते हैं टीका। क्या बोलते हैं? कठिन सरल कर दी जाए तो क्या हो जाए? एक प्रकार से बड़ी छोटा कर दिया जाए तो आपके नोट्स टीका है। बुक बड़ी होती है, हमने उसको क्या कर लिया? या भाष्य। बुक कठिन होती है, हमने इनको क्या कर लिया? इजी लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में लिख लिया, याद करने में आसानी रहती है। बुक को याद करना इतना आसान नहीं होता जितना आसान किसको याद करना होता है। एक होता है भाष्य, एक क्या होती है? टीका।
कुंभा ने संगीत की बड़ी बड़ी किताबों के छोटे रूप लिखे, तो कुंभा क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? टीका। अंग्रेजी वाला शब्द और अच्छा है, कमेंट। क्या शब्द है वो? कमेंट से हमने बनाया कमेंट्री। क्या बनाया? तो उन टीका को क्या बोलते हैं? कमेंट्री। जैसे अब भी अपने कहते हैं यार उसने मेरे पे कमेंट कर दिया, तो कमेंट छोटा होता है बड़ा होता है? ये होता है कि किसी ने, आप ये कहोगे मेरे पे 100 लाइन का कमेंट किया उसने, कमेंट किया इसका मतलब क्या किया उसने? यार उसने उसको कमेंट मार दिया, मेरे गुस्सा नहीं आता यार, पर उसने कमेंट मार दिया मेरे पे इसलिए गुस्सा आ गया। एक लाइन बोली, छोटी सी बोली, पर वो मेरे को चिढ़ाने वाली, चुभने वाली बात, यही तो हुआ। तो कुंभा ने कमेंट्री लिखी। क्या लिखी कुंभा ने? लिखो कुंभा की टीकाएं, कमेंट्रीज ऑफ कुंभा। कमेंट्रीज ऑफ कुंभा, कुंभा की टीकाएं। मैं 3 नाम लिख रहा हूं, ऐसे कैसे उतार लीजिए, फिर अपने समझ लेंगे। अब पढ़ेंगे, देखो कौन कौन सी किताबों में टीकाएं लिखी। गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर, चंडी सत। अब सुनो देखो, ओरिजिनली गीत गोविंद म्यूजिक की एक बहुत अच्छी बुक है, जो ओरिजिनली किसने लिखी? संगीत रत्नाकर नाम से पता चलता है, जो किसने लिखी। चंडी शतक किसने लिखी? बाण भट्ट की चंडी शतक, सारंगधर की संगीत रत्नाकर, जयदेव की। इन किताबों की टीकाएं किसने लिखी? नोट्स तैयार किए जी। क्या तैयार किए? नोट्स। बाकी तो उसने नोट्स का नाम नोट्स ही रख दिया कि ये भाई ये पकड़ो चंडी शतक के नोट्स, ये पकड़ो संगीत रत्नाकर के नोट्स। गीत गोविंद वाले नोट्स पे उसने एक नाम लिख दिया, रसिक प्रिया। क्या नाम लिख दिया? तो कुंभा ने गीत गोविंद पर जो टीका लिखी थी उसका नाम क्या है? लिख लो आगे। गीत गोविंद के आगे लिख लो रसिक प्रिया। अब कोई आपसे पूछे कि कुंभा ने रसिक प्रिया नामक पुस्तक कौन सी किताब की टीका लिखी थी? गीत गोविंद ओरिजिनली किसकी बुक है? ओरिजिनली जयदेव ने लिखी, पर उसका छोटा रूप किसने लिखा? कुंभा। उसका नाम क्या रख दिया? जिसमें हमीर को क्या कहा गया? जुड़ गई चीजें आपके दिमाग में, आगे बस वही बात है। ऐसे कैसे सारंगधर की कौन सी किताब है टीका? ऐसे कैसे बाण भट्ट की कौन सी किताब? तो कुंभा ने अपने से ये भी नहीं पूछेंगे, अपने से सीधा ये पूछेंगे कुंभा ने कौन कौन सी किताबों में टीका लिखी, कौन कौन सी? गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर। ये मैं इसलिए लिखवा देता हूँ, वरना अपने दिमाग में आएगा सर ओरिजिनली किसकी थी। मैं कह दूं गीत गोविंद पर टीका लिखी, तो आपको सर गीत गोविंद किसने लिखी? अपने पढ़ ली, आगे काम भी आएगा, आगे इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो वापस पढ़ोगे चीजें रिपीट हो जाएगी। अपने काम का ये, इन किताबों पर टीका लिखी, और इसकी टीका का अलग से नाम है, वो नाम क्या है? क्या नाम है? अरे, कुंभा ने नाटक लिखे थे, लिखो कुंभा के नाटक, ड्रामाज ऑफ कुंभा।
4 नाटक है, नाम बोलो दे, क्या क्या नाम है? अतुल्य चातुरी, मुरारी संगति, नंदिनी वृत्ति, रस नंदिनी। नाम बोलो दोबारा, क्या क्या? अतुल्य चातुरी, मुरारी संगति, नंदिनी वृत्ति, रस नंदिनी। किसके नाटक है? इनकी भाषाएं बड़ी अजब। पहले पहला नाटक कौन सा बताओ, देखिए। अतुल्य चातुरी कौन सा है? संस्कृत में लिखा हुआ, लिख लो संस्कृत। संस्कृत। अतुल्य चातुरी की भाषा क्या है? आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, उस समय विद्वान लोगों को कौन सी भाषा आती थी? देखो नाम ये संस्कृत, इसलिए आज भी कोई सभ्य आदमी होता है उसको कहते हैं वो सुसंस्कृत है। वो क्या है? संस्कृत का मतलब होता है परिमार्जित, जिसमें कोई भी कमी। संस्कृत वो लैंग्वेज है जिसके अंदर कोई भी कमी कई पीढ़ियों के बाद में, कई शताब्दियों के बाद में, कई खोज के बाद में एक हम ऐसी भाषा लेके आए जो साइंटिफिकली रूप से पूरी तरीके से प्रूव थी। वो भाषा कौन सी भी? हमारी संस्कृत, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी, सम में एकदम बराबर कर दी, एकदम सही कर लिया हमने, इसलिए उस भाषा का नाम क्या हो गया? तब विद्वान लोगों को संस्कृत आया करती थी, तो हमने कहा संस्कृत में उसने कौन सा लिखा? अतुल्य चातुरी। कौन सा लिखा? अगली कौन सी है? कन्नड़ में। कौन सी भाषा में? कन्नड़। लिखो कन्नड़। कौन सी भाषा में? कर्नाटका की जो भाषा है वो कौन सी है? कन्नड़। तो मुरारी संगति कौन सी भाषा में लिख दी? कन्नड़। अगला कौन सा है? नंदिनी वृत्ति। आता माझी सटकली। मराठी। कौन सी भाषा है? लिखो मराठी। लास्ट कौन सी है? नंदिनी वृत्ति। नंदिनी वृत्ति किसमें है? अतुल्य चातुरी किसमें? मुरारी संगति। और ये नंदिनी वृत्ति। और कुंभाने का भाई साहब बोले संस्कृत बुलवा लो, कन्नड़ बुलवा लो, मराठी बुलवा लो, मजा तो अपने वाली बोल किया था। रस तो तभी मिलेगा जब मैं मेरी भाषा बोलूंगा। कुंभा कहाँ का राजा था, तो उसकी भाषा कौन सी होगी? तो रस नंदिनी किस में लिखी हुई है? अशान कशान। कौन कौन है मेवाड़ का, कौन कौन है आप में से? खूब सारे हो। अशान कशान ही बोलते हो या नहीं बोलते? हाँ, जैसे अपने बोलते हैं हिंदी में होता है ऐसे कैसे, है ना? इधर इधर पश्चिमी राजस्थान बोलेंगे इया किया, है ना? हाँ, तो ये कि ये मेवाड़ी बोलेंगे अशान कशान, तो अशान कशान वाली भाषा है। कुंभा खुद लिखता था वैसा, दिन में लड़ता था युद्ध, शाम को बनाता था नोट्स। इसमें क्या अचंभे की बात है कि उसको भाषाएं आती थी? क्या ये अचंभा हो सकता है? आम आदमी नहीं है वो, राजा है। वो मेवाड़ का राजा है। भाई आज मैं अभी क्लास में दो बोल रहा हूं, हिंदी, इंग्लिश। मैं राजस्थानी बहुत अच्छी जानता हूं, मैं पंजाबी बहुत अच्छी जानता हूं, लिखनी बोलनी पढ़नी समझनी सब कुछ आती है। अब कई सालों की प्रैक्टिस छूट गई, बाकी बचपन में मुझे थोड़ी थोड़ी उर्दू आया करती थी। कि गांव में हमारे एक मदरसा था, पापा कई बार उधर भेज दिया करते, पापा की पोस्टिंग मुसलमानों गांव थी, मदरसा अलिफ बे ते पे से कई दिन सीख के आए थे उसमें। तो क्या बड़ी बात होती इसमें, यदि मैं उसमें ढंग से सीख जाता। तो भाषाएं सीखनी कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया में आप सबको अपने को दो दो तीन तीन भाषाएं आती है, उनमें प्रैक्टिस नहीं है, है ना भाई? हिंदी अंग्रेजी तो बोल ही रहे हैं, टूटी फूटी बोलो कुछ तो बोल ही रहे हैं, और एक अपनी जो मदर टंग है वो बोल ही रहे हैं। आप इनमें लिखना शुरू कर दो, थोड़ी देर दिन में पारंगत हो जाओगे। है? पंजाब, पंजाब की भाषा है। ऐसे कोई कन्नड़ विद्वान रहा होगा, उसने सीखी होगी उससे। आगे नरेंद्र सर आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, है ना? एंशियंट जर्मन आती है उनको, जर्मन आती है, शानदार वाली जर्मन बोलते हो। तो उनका वो जर्मन लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ है, लैंग्वेज के कोर्स होते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी करवाती है। क्या सीखनी है आप तो बताओ कि सर ये लैंग्वेज सीखनी है, उसका करवाती है। फ्रेंच सीखनी हो, जर्मन सीखनी हो, इटालियन सीखनी हो, स्पेनिश सीखनी हो, सीखने वाले चाहिए। अपने को लगता है सर एक ही नहीं हो रही पुनर्निर्माण, मरने दो सर अपने दो, ये जिंदगी कटकुट आ जाएगी सर। अगले कोई मिनक जुड़ी मिलेगी तो देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो 4 नाटक बताओ कौन कौन से? अतुल्य चातुरी, है ना? ये लिखवाने का उद्देश्य यही था, हम यही बताना चाहते हैं कि देखो कुंभा एक ऐसा व्यक्ति, इसको अलग अलग भाषाएं आती है ना, मल्टी लैंग्विस्ट है वो। उसको संस्कृत आती है, उसको मेवाड़ी आती है, उसको कन्नड़ आती है, और उसको क्या आती है? खुद विद्वान आदमी है तो दरबार में खूब सारे विद्वान भी रहेंगे, लिखो दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स। उसके दरबार में स्कॉलर कौन कौन थे?
आप में से है कोई जो नवोदय में पढ़ा हुआ है? नवोदय पास आउट कितने हैं? आप नवोदय से हो? 9th कहां से की? कहां से? उड़ीसा? उड़िया आती है थोड़ी बहुत? ये जितने नवोदय के हो इनको एक थर्ड लैंग्वेज कोई ना कोई दूसरी आती है। इनको किसी को मराठी आती है, किसी को कन्नड़ आती है, किसी को उड़िया आती है। नवोदय वाले 9th क्लास के अंदर पढ़ने के लिए 1 साल बाहर किसी जिले के राज्य में भेज देते हैं, वहां की लैंग्वेज आती है। बुलवा के देखें इसे, उड़िया बोल के दिखा दो भाई। दो भाई माइक दो इनको, उड़िया बोल के दिखा है। अरे क्या बोल गया भाई? माइक दो, माइक दो। देखो गलत गालियां नहीं निकाल दोगे भाई, हमें पता ही नहीं चले। हाँ आपण को नाम कण हाँ करवाएंगे। हाँ आपण को नाम कण आपका नाम क्या है? ये तो हम समझ गए। ऐसा बोलो जो हमारे समझ नहीं आया, गड़ 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 गड़। तो अच्छा सा बोलो। घुंघरू ले आए हम नाचे। क्या था तू कहे फीस दिया सर, ये तो गाए और तू नाच। ऐसे नहीं हो सकता। और कोई एक 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 शब्द और बोल के, एक शब्द क्या मतलब, एक लाइन बोल के बता दो हमें कोई। भूल गए तुम इतने सालों में? और कौन था? और किसको कौन सी आती है? आपको कौन सी आती है? मलयालम? अरे अब तू कुछ ही बोलता, हमें तो आती है नहीं। ओन रंड मून नाले अंचा हाँ सही सही, एक बार पहले सुनो सही फिर हंसना। हाँ ओन रंड मून नाले अंच। ये क्या गाना गा रहा है कि तू? अरे माइक रख तो पास में। गिनती है 1 2 4 1 2 3 4 ऐसे। 1 2 3 4 गिनती बोली, 1 2 3 4 बोल बोल एक बार बोल। ओन रंड मून नाले पूरा पूरा बोल आगे। अरे पहले सुनो। ओन रंड मून नाले अंच आर यट ओन पते पते। फतेह फतेह। हाँ, 10 पते पते। लास्ट में 2 फतेह फतेह। पते ओन पते। फतेह और पतेह। पते ओन पते। यही तो पतेह। हाँ ओन पते। ओन। हाँ ओन ओन पते। ओ ओन पते। ऐसा? सर वो ऐसे मलयालम में अलग आती है लिखना ऐसे नहीं हिंदी में जैसे लिखेंगे। हाँ शायद ओन पते। चलो आज से मैं बोलूं पते ओन पते। नहीं सर, 9 और 1439 आते मैं कह दूंगा 1 4 3 पते। सर पते नहीं है, पता है। हाँ पत। पत। हाँ चलो पत, पते नहीं भाई, पत ध्यान रखना रे, पत बोलूंगा मैं। हाँ हाँ आप भी मलयालम बोलेंगे? थोड़ा सा और सुना दो। ओन रंड मुन्न नाला अंजर आरेट पत ओन पत। और जैसे कि नमस्ते बोलते हैं, उसको बोलते हैं नमस्कारम। नमस्कार, वो ठीक है। हाँ पास में रखो माइक थोड़ा एक तो। और जैसे किसी का अपना नाम बोलते हैं तो किसी से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, नन्हे पैर है। नल्ला पैर है? नल्ला पैर है। और जैसे मुझे बताना हो मेरा नाम राजवीर है तो? सर इंदे पेरे बोलते हैं, नन्हे पेरे नहीं, इंदे पेरे। तुम कुंभा की बात करियो, क्लास में प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है। नल्ला पैर है, इल्ला पैर है। ये साउथ इंडियन लॉज ठेठ केरला के लिए है। ये थोड़ी देर में कोई श्रीलंका की बोल देगा। चलो और इस इधर बीच में किसी ने इसके, हाँ उधर दो। आपको कौन सी आती है? सर फॉरेन लैंग्वेज है, मैंने 1.5 साल अरे विदेशी भाषा है, 1.5 साल कोर्स के, हिंदी से अच्छा लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ। कौन सी भाषा? जोंगखा लैंग्वेज है। जोंग भूटान में किले को बोलते हैं और उनके राजा महाराजाओं के मुंह से जो भाषा निकलती है वो जोंगखा कहलाती है जी। नालू छे राजवीर सरलू नाई हिंगी तिंगले नवे से में क्यों जांग बोला। क्या क्या राजवीर सर को हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आती ऐसा का? मेरे गुरु को सादर प्रणाम। ओ प्रणाम प्रणाम। एक्चुअली मैं डिफेंस तो से हूँ। ये आपने क्यों सीखी? मैं 1.5-2 साल भूटान पोस्टिंग काट के आया हूँ यूएन मिशन से। अच्छा। तो उनके साथ रहा, सीखा। आप आर्मी में? हाँ मैं रिटायरमेंट आया हूँ अभी। अच्छा। हाँ। आप यूएन मिशन में पीस हाँ, कीपिंग में? पीस कीपिंग में 2 साल के लिए हमें मौका मिला। अच्छा। और हमने भूटान की संस्कृति जहाँ पर 70%
अनिवार्य है पेड़ वहां पर। तो वाकई में लोग खुश रहते हैं क्या? कहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स वहां का बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा। वो क्या है सर, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, महिला प्रधान देश है अच्छा, और वहां सुन लो पर रे, घर के इसलिए अपने सब कुछ लड़कियों पे डाल दो, चिंता करने की आवश्यकता। हाँ, और सर और बताओ। वहां पर सर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिया उनको एज ए छोटे भाई की तरह पालती है, एक नॉर्दर्न स्टेट की तरह। अच्छा। और वो हमारा ज्योग्राफिकली भी इंडिया और चाइना के बीच में है, बीच तो में आता है, बेसिकली ध्यान हम रखना, बफर है डायरेक्ट अपना। हाँ डिस्प्यूट नहीं चाह रहे हैं उनसे। तो वैसे भी जो उनके राजा है जिग्मे केसर नमग्याल वांगचुक, उनकी राजा का नाम है जिग्मे खेसर वांगचुक नामग्याल। हाँ जिग्मे केसर नमग्याल वांगचुक जो 5th किंग हैं, उनकी कल्चर है, वो छोटा सा देश है, लगभग 7.5-8 लाख पॉपुलेशन है और सबसे जयपुर बड़ा से कम। हाँ मैनेजमेंट इतना बढ़िया, उनके हर घर के मुखिया का नंबर्स राजा के पास है। और यदि वो रूल तोड़ते हैं, उनके ट्रैफिक रूल इतने बढ़िया हैं, हम सर कल्पना भी नहीं कर सकते यहाँ पर। तो वो नहीं, ट्रैफिक रूल तो सर अपने बढ़िया है। नहीं सर, वहाँ क्या है, कोई भी अब यदि फॉलो नहीं करते सर अपने तो। फॉलो सर करते हैं। वहाँ क्या है सिस्टम जो है, हम भी फॉलो की कोशिश करते हैं। वो हर जैसे पड़ोस ने कोई गलती कर दी तो डायरेक्ट फोन लगा देते हैं किंग को, किंग उनको फोन करके आ जाता है मुखिया, हाँ भाई तू इस देश में रहना है सीधा नहीं। राजा को फोन, हाँ अपने अशोक जी के नंबर को बढ़ो रहा है हाँ कि सर लालवती तोड़ दी ये बहुत अच्छी बात कही आपने। थैंक यू सर। चलिए चल, थैंक यू। अब मान गए आप, कुंभा भी जानता होगा। देख लो, आपका F9 बैच कितना टैलेंटेड है, मलयालम है। सर ने तो नई लैंग्वेज बता दी कोई। दरबारी विद्वान लिखो, पहला विद्वान लिखो। लिखो कनय व्यास। कनय व्यास, क्या नाम विद्वान का? कनय। और कनय व्यास ने बुक लिखी एकलिंग महात्म्य। मेवाड़ वाले एकलिंग जी को तो मानते ही थे, तो बुक कौन सी लिख दी बताओ? देखिए, एकलिंग। एकलिंग महात्म्य में लिखे कनय व्यास गए कुंभा के पास कि कुंभा जी मैंने बुक लिखी है, देखो देखे। कुंभान देखे, कुंभान कहा बाकी सब तो ठीक है, शुरुआत वाले पन्ने इतने अच्छे नहीं लिखे, मैं दोबारा लिखूंगा। तो इसका शुरुआत वाला जो पहला भाग कर लो आप इसका, उसका नाम है राजवर्णन। क्या है? क्योंकि कुंभा ने लिखा, राजा ने वर्णन किया, इसलिए नाम ही क्या हो गया उसका? राज। लिख लो, इसका पहला भाग राजवर्णन कहलाता है। इट्स फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड इज राजवर्णन। इसका पहला भाग राजवर्णन कहलाता है। इट्स फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड इज राजवर्णन। इसका पहला भाग राजवर्णन कहलाता है। इट्स फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड इज राजवर्णन, जो कि कुंभा द्वारा लिखा गया था, विच वॉज रिटन बाय कुंभा। जो कि कुंभा द्वारा लिखा गया था, विच वॉज रिटन बाय कुंभा। जो कि कुंभा द्वारा लिखा गया था, विच वॉज रिटन बाय कुंभा। दूसरे विद्वान लिखो भाई। मेहा जी। हाँ, हाँ? कुंभलगढ़। हाँ, नहीं, महेश भट्ट ने पढ़ा था हमने। तू कहां पढ़ लेता है ऐसी चीजें? हाँ, ले तू कहां पढ़ा तूने ऐसा? कहां पहले हिस्ट्री पढ़ी तब कहां पढ़ी? सर यूट्यूब से। नहीं पढ़ी है ना? ये लाल बटन है, दोबारा दबाना। ओझा जी की बुक पढ़ी है तूने कभी? नहीं पढ़ी? बस तू ये मत कह ओझा जी बता दे। तूने कहा किसी ने बताया ओझा का नाम लेके, उसने गलत बता दिया। ठीक है? नहीं मतलब कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कान्हा व्यास, गौरी शंकर ओझा इसके लेखक महेश भट्ट बताते हैं, जो कि गलत है। खुद ही कंफ्यूज है भाई। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक किसको बताया? मतलब महेश भट्ट को। मैंने किसको बताया? महेश। इसमें कान्हा व्यास कहां से आ गया?
तो लेखक सर कान्हा व्यास बता रहे। कौन कौन बता रहे? ओझा जी नहीं बता रहे, राजवीराचार्य नहीं बता रहे। कौन है वो जो ये बता रहा है? कहां से आते हैं वो लोग? और तो इतना लोड मत लिया कर। एज कितनी हो गई? कितनी एज हो गई? 19 साल। नहीं, अभी बच्चा है, नसें बाहर आ जाएगी अपने दिमाग की। याद किया अगर जीता, मैं बताऊं तो एक बार मैं हाजी, क्योंकि तेरे चीजें गलत तरीके से जुड़ी हुई है। बुक का नाम लिखो, तीर्थमाला। आपने जिसने पहले थोड़ा बहुत भी सब्जेक्ट पढ़ रखा है ना, वो साइड में रख दिया करें उसको, सबसे अच्छा है। हाँ, सबसे अच्छी बात। हाँ, अरे नहीं, वो तो है ना कि एक कोई टीचर थे जो म्यूजिक सिखाते थे। कोई अपना जैसा बंदा गया कि सर मेरे को म्यूजिक सीखना है, तो सर ने कहा कल 1 घंटे शाम को 5 से 6 आ जाना। सर फीस कितनी है? सर ने कहा 5,000 रुपए। डन सर। एक कोई मेरे जैसा गया, पहले आप जैसा गया, कोई फिर मेरे जैसा गया, और मैंने जाकर सर मुझे म्यूजिक आता है, सारे का मैं पता नहीं सर, ठीक है मेरा 6 राग 36 रागनियां भी मैं जानता हूँ, दीपक भैरवी मल्हार भी मैं गा लेता हूँ, पर थोड़ा सर और सिखा दोगे? थोड़ा थोड़ा मुझे आता है, पर थोड़ा और सिखा दोगे? सर ठीक रहेगा। सर ने कहा ठीक है, तुम भी कल 5 से 6 इसके साथ आ जाना। सर फीस कितनी है? सर ने कहा 10,000 रुपए। और सर इसको कुछ नहीं आता, इसे तो 5,000 ले रहे हो, मुझे बहुत कुछ आता है, मेरे से 10,000 ले रहे हो। सर ने कहा पहले तेरे को जो आता है उसको मिटाना है, जिसको नहीं आता उसको सिखाना बेहद सरल होता है, वो चीजें फटाफट सीख जाता है। वरना चीजें जब अपने आधी अधूरी, या तो बहुत अच्छी सी पढ़ी हो, फिर तो जरूरत ही नहीं पड़े अपने, आधी अधूरी सी पढ़ी ना वो चीजें, है ना, बीच बीच में फिर क्या होता है स्टूडेंट की? क्या है, 1 से लेके 100 तक की गिनती है, उसका 27 पढ़ा हुआ है, उसका 64 पढ़ा हुआ है, उसका बीच में 71 पढ़ा हुआ है। अब वो मैं 1 से 26 तक कितनी भी अच्छी बातें बता दूं, उसका कोई ध्यान नहीं है। उसका ध्यान है तू 27 पर आ, ये सही बताता है कि नहीं बताता, इस चक्कर में वो 26 तक पर कोई ध्यान देता ही नहीं। और जैसे मैं 27 में आता हूं, वो अपना एक्सपर्ट पॉइंट लेके आता है कि सर इसके अंदर एक ही और है। अब मैं आगे 27 से 64 तक जाता हूँ, तू करता रहे भले, मेरे को इससे कोई लेना देना, इसलिए शांत रहा करे। आती है चीज, बहुत अच्छी बात है ना, अपने को पहले से आता है, और भी अच्छी चीज है। अब उनमें आपको नई चीजें सीखने को मिल रही है, और ठीक है। मैं कहता हूं, यदि किसी ने बापा रावल पढ़ रखा था, यदि किसी ने कुंभा पढ़ भी रखा था, आप यकीन मानिए, आपने यदि 8 चीजें पढ़ रखी थी तो मैंने 9 बताई, आप उसका वेट कीजिए कि वो एक अलग क्या सीखने को मिली, पैसे उसी के दिए। सबको थोड़ा 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 कोई ना कोई सब्जेक्ट आता है। भाई तुम कह रही हो तुम्हारे नहीं पढ़ा, तो तुमने कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा होगा, वो तुम्हें थोड़ा सा आ जाएगा, तो धैर्य बना के रखे। तो तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाया कर ऐसे। तो मेहा जी की बुक का नाम क्या है? तीर्थ। जो नाम ही क्या है इसका, तीर्थ का। तीर्थ क्या होते हैं? मंदिर वगैरह, है ना। तो तीर्थों की जानकारी इसमें कितने, किसकी जानकारी है? तीर्थों 120। कितने तीर्थों की जानकारी? लिख लो कोष्टक में, 120 तीर्थों की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट 120 पिलग्रिम्स, 120 तीर्थों की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट 120 पिलग्रिम्स। किसकी कितनी तीर्थों की जानकारी मिलती है? किसकी बुक है? चलो बाकी कल पढ़ेगा।